हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू ब्रेन्स। मैं हूं प्रकाश और आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 3 जो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पार्ट है। क्लास 12th में दो पार्ट है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये चैप्टर 3 हम लोग इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। वन शॉर्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर से रिलेटेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, यूपीएससी, एक जनरल नॉलेज से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में ये जो चैप्टर है आपका लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड अप्रेजल, इसमें हम लोग इसे एलपीजी के नाम से भी जाना जाता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये हमारे भारत में कब आया, इसका इफेक्ट हमारे इंडियन इकोनॉमी पे क्या हुआ, ये सारा हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। लिबरलाइजेशन क्या था, ग्लोबलाइजेशन क्या था, इसका इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमी पे क्या पड़ा, हमारे अर्थव्यवस्था पे, ये सब हम लोग आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी अच्छा रहेगा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो अगर ये चैप्टर को कवर करते हैं तो इसमें देखिए हम लोग अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द रिफॉर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1991। इसका मतलब क्या है कि देखिए भारत में ये 1991 में क्या हुआ था कि एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया था, ठीक है, नई आर्थिक नीति, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 में और उसमें कुछ रिफॉर्म्स किया गया था। ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी था तो इसमें कुछ रिफॉर्म्स लाया गया था हमारे इकोनॉमी में, इसको देखेंगे। फिर अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म थ्रू विच रिफॉर्म्स पॉलिसीज वर इंट्रोड्यूस, फिर उस मैकेनिज्म के बारे में चर्चा करेंगे जिसके थ्रू ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया। फिर और क्या देखेंगे, कंप्रीहेंड द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर इंडिया, ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव भारत पे क्या पड़ा इसको हम लोग देखेंगे। बी अवेयर ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द रिफॉर्म्स प्रोसेस इन वेरियस सेक्टर, और अलग अलग सेक्टर में जो इंडस्ट्री सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, इन सेक्टर पे ग्लोबलाइजेशन का प्रभाव क्या पड़ा, हम लोग काफी विस्तार से इस वीडियो में हम लोग सारी चीजों के बारे में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं जो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में जो हम लोग कवर किए हैं, फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में बेसिकली हम लोग इकोनॉमी, जो इंडियन इकोनॉमी था उसके बारे में हम लोग देखे थे कि आज़ादी के पूर्व संध्या तक, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 तक हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा था, हमारा एग्रीकल्चरल कंडीशन कैसा था, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था, सर्विस सेक्टर कैसा था, जो 3 सेक्टर है हमारा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, उसके हालात कैसे थे। इस फिर अगला जो चैप्टर 2 में हमने 1947 से लेकर, मतलब 1947 से लेकर 1951 तक हम लोग उसमें कवर किए थे, मतलब 1947 से लेकर और 1990 तक ये हम लोग कवर किए थे हम लोग पिछले वीडियो में। मतलब चैप्टर 2 में कि जो 40 साल का जो सफर रहा, मतलब 1947 के बाद जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो लाया गया है, मतलब एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि 1950 से हम लोग प्लान्ड इकोनॉमी के तरफ चले थे, काफ़ी प्लानिंग करके, और प्लानिंग कमीशन बनाया गया, 5 ईयर प्लान लाया गया, एक प्लान्ड वे में ग्रोथ करने का प्रयास किया गया था। तो 1950 से लेकर 1990 तक इन 40 साल में हमारा इंडियन इकोनॉमी कैसा रहा, इसके बारे में चैप्टर 2 में हमने चर्चा किया था। अब इस चैप्टर में हम लोग ये देखेंगे कि ये जो 40 साल का जो सफर रहा, कब से कब, 1950 से लेकर 1990 तक का जो सफर रहा, इस सफर में ये 40 सालों में भारत में कितना ग्रोथ रहा, इंडियन इकोनॉमी क्या रहा और इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे। और क्यों ये जो 40 साल में भारतीय जो अर्थव्यवस्था था, 1991 में एक क्राइसिस देखने को मिला था हमारे अर्थव्यवस्था में, तो उस क्राइसिस का प्रभाव क्या पड़ा हमारे पूरे इंडिया पे, और क्यों पॉलिसी लाया गया था, क्यों उसमें रिफॉर्म करने का जरूरत क्यों पड़ा, ये सब सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा देखिए इन 1991 इंडिया मेट विथ एन इकोनॉमिक क्राइसिस। 1991 में क्या हुआ, मतलब जो 1950 से लेकर और 1990 तक ये 40 साल में जो हमने, मतलब जो पॉलिसी जो अपनाया कि ग्रोथ मॉडल को जो हमने अपनाया, ये 40 साल में क्या हुआ
कि बहुत सारे सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ, नो डाउट डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है कि 1991 में हमारा जो इकोनॉमी था, एक यहाँ पे क्राइसिस देखने को मिला। हम लोग इंडियन इकोनॉमी एक आर्थिक संकट से गुजरने लगा, एक क्राइसिस आया, और वो क्राइसिस था बैलेंस ऑफ पेमेंट का। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या था, ये सब सारा चीज करेंगे। रिलेटिंग टू इट्स एक्सटर्नल डेट, जो कर्ज था हमारा काफी ज्यादा बढ़ गया था। द गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू मेक रीपेमेंट्स ऑन इट्स बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड, और जो सरकार था, द गवर्नमेंट वाज अनेबल टू मेक रीपेमेंट्स, जो हमने जो डेप्थ, जो कर्ज लिया था, जो बोरोइंग्स था, जो हमारा जो उधार लिए थे, कहां से, अब्रॉड से, इसको रीपेमेंट करने के लिए अनेबल हमारा सरकार नहीं था। ऐसा क्राइसिस था हमारे पास। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विच वी जनरली मेंटेन टू इंपोर्ट petroleum and other important items dropped to a level that were not sufficient for even a fortnight। और ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखा जाए, सबसे इंपॉर्टेंट कि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बहुत सारे चीज़ों को इंपोर्ट करते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो इंपोर्ट हम लोग करते हैं वो पेट्रोलियम का करते हैं, पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल का और अदर जो इंपॉर्टेंट आइटम्स है उसका। अब क्या होता है कि जब इंपोर्ट करते हैं तो उसके लिए हम लोगों को जो पेमेंट जो करना होता है वो डॉलर में करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनली एक रिकॉग्नाइज्ड करेंसी है डॉलर। तो हम लोग किसी भी कंट्री से अगर कोई सामान लेते हैं तो उसको पेमेंट हम लोग रुपये में नहीं करेंगे, क्योंकि रुपये एक्सेप्टेबल नहीं होगा इंटरनेशनल लेवल पे। तो हम लोग उसको डॉलर में क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज होता है। और फॉरेन एक्सचेंज जो था हमारा इतना ज़्यादा मतलब गिर गया था, मतलब हमारे पास था ही नहीं, इतना भी फॉरेन एक्सचेंज नहीं था कि हम लोग 15 दिन का भी इंपोर्ट कर सके। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का जो इकोनॉमिक क्राइसिस का जो हमने चर्चा किया, किस तरह का इकोनॉमिक क्राइसिस इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिला था। कब, 1991 में। मतलब हमारे पास इंपोर्ट करने के लिए मतलब 15 दिन के लिए भी हमारे पास पैसा नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज नहीं था। तो आखिर ये समस्या क्यों आया, और इसको सही करने के लिए ही जो एलपीजी का जो हम चर्चा कर रहे थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये हमारा ये पॉलिसी को अपनाया गया था, ये लाया गया था। अब ये सब क्या है, इसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। जैसा कि देखिए, द क्राइसिस वाज फर्दर कंपाउंडेड बाय राइजिंग प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। अब क्या होता है कि क्राइसिस तो चल ही रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम लोग इंपोर्ट करें। अब इसके कारण क्या होता है कि हमारे यहाँ प्राइस राइज होने लगता है, इन्फ्लेशन आने लगता है, महंगाई बढ़ जाता है। अभी भी आप देखते होंगे जैसे ही पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है इंटरनेशनल मार्केट पे, तो हमारे इंपोर्ट पे ज़्यादा खर्च होने लगता है। और जैसे ही क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा तो और भी जो चीज़ उस पर जो डिपेंडेंट है, भारत में लगभग बहुत सारी चीज़ों का डिमांड क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस बढ़ता है। तो जो इसेंशियल गुड्स था इसका प्राइस काफी ज्यादा राइज होने लगता है। ऑल दीज लेड द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेट ऑफ पॉलिसी मेजर्स। अब इसी कारण से हमारा सरकार जो था इसको फोर्स किया गया कि भाई आप अपने इकोनॉमी को अब चेंज कीजिए, कुछ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को आप क्या कीजिए, अडॉप्ट कीजिए, ठीक है, तभी जाकर हमारा क्या हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है। इन दिस चैप्टर वी लुक एट द बैकग्राउंड ऑफ द क्राइसिस। हम लोग इस चैप्टर में क्राइसिस का बैकग्राउंड देखेंगे कि आखिर संकट क्यों आया, मेजर्स दैट द गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड, और उस तरीका, उस पॉलिसी को देखेंगे कि सरकार के द्वारा क्या कदम उठाया गया, समझ रहे हैं, कि ताकि अलग अलग सेक्टर्स को क्या किया जाए, डेवलप बनाया जाए। आई होप आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं कि 1950 से लेकर 1990 तक जो 40 साल में हम लोगों ने जो ग्रोथ मॉडल अपनाया था, नो डाउट उससे हमने काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट किया। हम लोग सेल्फ सफिशिएंट बने इन द फूड ग्रेन्स के मामले में। जो देश पहले फूड ग्रेन्स मंगाता था, इंपोर्ट करता था, हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो गए, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन ये सब आया, काफ़ी ज़्यादा अनाज का प्रोडक्शन करने लगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी एक संकट देखने को मिला, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। ठीक है, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम 15 दिन का भी इंपोर्ट कर सकें। और उस संकट से जूझने के लिए, उस संकट से उबरने के लिए, उस संकट से कैसे बाहर निकला जाए, तो इसीलिए हमारे सरकार के द्वारा कुछ रिफॉर्म्स लाया गया था, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, कुछ मेजर तरीका अपनाया गया था। वो सब क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे आखिर ये संकट क्यों आया, इसका बैकग्राउंड देखने का प्रयास करेंगे। आखिर ये जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस आया भारत में 1990 तक, एक क्राइसिस क्यों आया।
तो देखिए मेन हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जो मॉडल अपनाया था ये मिक्स्ड इकोनॉमी था। जब आज़ादी के बाद हम लोग जो पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो इकोनॉमी था वो कैसा था, मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब 3 तरह का जो इकोनॉमी था, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हमने दोनों को कंबाइंड करके एक मिक्स्ड इकोनॉमी को अपनाया था और इसमें सेंटर का कंट्रोल था। मतलब जो सारा चीज, जो रिसोर्स था, जो इंडस्ट्री था, वो सब किसके कंट्रोल में था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अब इसके कारण क्या होता है कि पब्लिक सेक्टर जो इंटरप्राइजेस था, मतलब ज्यादातर जो कंपनी थी, जो इंडस्ट्री थी, वो कैसा था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पीएसयू, मतलब वो किसके कंट्रोल में था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में। अब इसके कारण क्या होता है कि ये जो पीएसयू जो था, पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस, इट बिकम्स अ सेंटर ऑफ लीकेज, पिल्फरेज एंड अ लार्ज स्केल ऑफ करप्शन। अब इसके कारण क्या देखने को मिलता है कि ये सारे जो सेंट्रली जो कंट्रोल्ड जो इंडस्ट्री थे, वहां पे करप्शन काफी ज्यादा देखने को मिला था। वो अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे थे। मतलब हमारा रेवेन्यू बहुत कम हो रहा था और एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि ये सारा इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस जो था काफी बेकार था, क्योंकि इसमें लीकेज था, पिल्फरेज था, काफी ज्यादा चोरी हो रहा था, बहुत ज्यादा करप्शन था, जिसके कारण यह समस्या देखने को मिला। इंडिया अप्रोच्ड द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको हम लोग वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं। तो ऐसा जब क्राइसिस आया तो इंडिया के पास भाई पैसा नहीं था कि इंपोर्ट कर सके। अब जैसे हमारे घर में भी क्या होता है कि जब हम लोग को जरूरत रहता है, जैसे अपने घर चलाना है, पैसा चाहिए, अब पैसा है नहीं तो क्या करते हैं हम लोग, अपने पड़ोसी से या किसी से हम लोग उधार लेते हैं। तो उसी तरह से जो भारत था, किसको अप्रोच किया, वर्ल्ड बैंक और IMF को अप्रोच किया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और IBRD जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये दोनों के पास हमने अप्रोच किया एंड रिसीव्ड $7 बिलियन एज अ लोन। और हम लोग को इन दोनों के माध्यम से, वर्ल्ड बैंक के द्वारा और IMF के द्वारा, हम लोगों ने बहुत सारा अपना गोल्ड वहां पे एक तरह से गिरवी रखा था। हमने बहुत सारा गोल्ड वहां पे दिया था और इसके बदले में हम लोग को कितना मिला, $7 बिलियन का कर्ज हम लोग को मिलता है टू मैनेज द क्राइसिस। इस संकट से उबरने के लिए, जो इकोनॉमिक क्राइसिस 1991 में आया, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो क्राइसिस था। अब देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें हम लोग जितना भी इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शन है उसको उसमें रखा जाता है। जो भी हम लोग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, मतलब कि जो भी बाहर से, मतलब अपने कंट्री से किसी भी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, या तो इंपोर्ट करते हैं या तो एक्सपोर्ट करते हैं, वो सब का एक अकाउंट में रिकॉर्ड रखा जाता है। वही रिकॉर्ड जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, मतलब कि हमारे पास क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट हम लोग कम कर रहे थे और इंपोर्ट ज्यादा कर रहे थे और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का कमी हो गया था। फॉर अवेलिंग द लोन, दीज इंटरनेशनल एजेंसीज एक्सेप्टेड इंडिया टू लिबरलाइज एंड ओपन अप द इकोनॉमी। अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है कि लोन तो हमें मिला लेकिन एक कंडीशन पे। वर्ल्ड बैंक और IMF ने हमारे सामने कंडीशन रखा कि भाई ये कंडीशन को आप फॉलो कीजिएगा तभी आपको लोन देंगे। अब वो कंडीशन क्या था कि उन्होंने बोला कि भाई आप अपने इकोनॉमी को क्या कीजिए, लिबरलाइज कीजिए। अब लिबरलाइज का मतलब क्या होता है, उदार बनाए। उदारीकरण मतलब देखिए लिबरलाइजेशन कहने का मतलब कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले जो चैप्टर जो हम लोग डिस्कस किए हैं उसमें हमने देखा था कि हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी, हमने अपने मार्केट को बंद करके रखा था, क्लोज्ड मार्केट। क्यों? क्योंकि हम लोग को डर था कि भाई फॉरेन कंपनी से, फिर फॉरेन जो इंडस्ट्री वो फिर हमारे यहाँ आएंगे, फिर हमें कंट्रोल करने लगेंगे। तो अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए हमने इकोनॉमी को क्लोज रखा था और जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे, मतलब ट्रेड पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था, ट्रेड बैरियर। और उस ट्रेड बैरियर को उन्होंने बोला, ये दोनों वर्ल्ड बैंक और IMF ने, कि भाई आप अपनी इकोनॉमी को क्या कीजिए, लिबरलाइज कीजिए। मतलब जो रिस्ट्रिक्शन जो आपने अपने ट्रेड पे लगा रखा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगा रखा है, टैरिफ और कोटाज, उसको क्या कीजिए, समाप्त कीजिए। ठीक है। एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाय रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर। मतलब हमने जो प्राइवेट सेक्टर पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा था, क्योंकि सारा जो हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस था और ये सब गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होता था। ठीक है, प्राइवेट के लिए कोई जगह नहीं था। तो इसी को बोला गया कि भाई आप अपनी इकोनॉमी को क्या कीजिए, लिबरलाइज कीजिए एंड ओपन अप द इकोनॉमी बाय रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर
एंड रिड्यूस द रोल ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का जो रोल है इसको क्या करना है, रिड्यूस कीजिए, कम कीजिए इन मेनी एरियाज, एंड रिमूव ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। और ये जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस है इसको क्या करना है, रिमूव करना है। एक कंडीशन रखा, कौन, वर्ल्ड बैंक और IMF हमारे सामने, और तब जाके हमें $7 बिलियन का हमें कर्ज दिया गया था। ठीक है, अब देखिए इसमें, अब भाई भारत के सामने तो कोई ऑप्शन था नहीं, भारत आखिर क्या करता, किसी भी के सामने अगर मान लीजिए पैसा का जरूरत है, इमरजेंसी है, पैसा एकदम चाहिए ही चाहिए, तो कोई भी कंडीशन अगर कोई व्यक्ति रखता है तो उसे हमें एक्सेप्ट करना होता है। तो इंडिया ने भी एक्सेप्ट किया। इंडिया एग्रीड टू द कंडीशनलिटीज ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF एंड अनाउंस्ड द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और इस तरह से जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस था, हमने जो क्लोज्ड मार्केट था हमारा, इसको हमने क्या किया, ओपन किया, ओपन मार्केट हमने किया। और इसके लिए कुछ सुधार करने का जरूरत था, और वही सुधार जो करना था उसी को क्या बोला गया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, जो 1991 में हमारे देश में इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, और जो प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, इनके द्वारा ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। किसके दबाव में, तो IMF और वर्ल्ड बैंक के दबाव में। द NEP consisted of a wide ranging economic reforms, और इसमें काफी ज्यादा रिफॉर्म्स किया गया था। The thrust of the policies was towards creating a more competitive environment in the economy and removing the barriers to entry and growth of firms। और इसका मेन उद्देश्य यही था कि हम अपने इंडस्ट्री को, अपने इकोनॉमी को और कॉम्पिटिटिव बनाएं और ओपन रखें कि भाई बाहर से भी जो फॉरेन जो कंपनी है वो हमारे यहाँ पर इन्वेस्ट करें। इससे कंपटीशन बढ़ेगा और एक तरह से ग्रोथ होगा। जब प्राइवेट सेक्टर के हाथों में जाएगा, जब प्राइवेट कंपनियां आएगी, तो अब ये सब बात है, हमारा इकोनॉमी क्या होगा, इन्वेस्टमेंट आएगा, हमारे यहाँ पैसा आएगा, तो जो क्राइसिस है बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो खत्म होगा। तो ये सब सारी चीजों को लेकर किया गया। फिर आगे देखिए, द सेट ऑफ पॉलिसीज कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स, स्टेबलाइजेशन मेजर्स। अब देखिए, जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमने अपनाया, इसको 2 पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। एक जो पार्ट था आपका स्टेबलाइजेशन मेजर्स था, और एक जो पार्ट था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स। द सेट ऑफ पॉलिसीज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स। 2 ग्रुप्स में जो हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस किया, इसे 2 पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट जो था स्टेबलाइजेशन मेजर्स, और दूसरा पार्ट जो था स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स। अब देखिए, स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्या था, द शॉर्ट टर्म मेजर्स, मतलब ये था स्टेबलाइजेशन मेजर शॉर्ट टर्म मेजर्स था, और जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स था ये लॉन्ग टर्म मेजर्स था। अब इसमें क्या क्या किया गया था देखिए, intended to correct some of the weaknesses that have developed in the balance of payments and to bring inflation under control। अब ये जो स्टेबलाइजेशन जो मेजर्स था, इसका मेन उद्देश्य शॉर्ट टर्म मेजर्स था, और शॉर्ट टर्म इसका मेन उद्देश्य तो ही था, एक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो क्राइसिस आ गया था, और दूसरा जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, इसको कंट्रोल करना। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स दिस मीन्स दैट देयर वाज अ नीड टू मेंटेन sufficient foreign exchange reserves and to keep the rising prices under control। और इसका मेन उद्देश्य यही था कि किस तरह से जो इन्फ्लेशन हमारे यहाँ बढ़ रहा है उसको कंट्रोल में करें, कम करें, और जो फॉरेन एक्सचेंज का जो कमी हो गया था, जिसके कारण हमारे पास जो पेट्रोलियम खरीदने के लिए 15 दिन के लिए भी पैसा नहीं था, मतलब इंपोर्ट करने के लिए पैसा हमारे पास नहीं था, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को क्या करें, मेंटेन करें, और दूसरा इन्फ्लेशन को जो राइजिंग जो प्राइस था इसको कम करें। तो ये हमारा स्टेबलाइजेशन मेजर था, जो शॉर्ट टर्म मेजर्स था। ठीक है, मतलब तुरंत के लिए, जल्दी के लिए, कि भाई जल्दीबाजी में, जैसे होता है ना, एक्सीडेंट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट एड करते हैं कि जल्दी जल्दी में फर्स्ट एड, कि भाई सर और फट गया है, ब्लड वगैरह निकल रहा है, तो उसको रोकने का प्रयास करना है, फिर इलाज होता है उसका बाद में अच्छे हॉस्पिटल में जाके। तो उसी तरह से यहाँ पे न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ये किया गया था। अब दूसरा देखिए, अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में क्या किया गया था। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में आपका ये लॉन्ग टर्म मेजर्स था, और इसमें ध्यान दिया गया कि किस तरह से इकोनॉमी का जो एफिशिएंसी है, इसको इकोनॉमी जो मतलब डिरेल हो चुका था, उसका परफॉर्मेंस कैसे बेहतर करना है। तो देखिए, ऑन द अदर हैंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज आर लॉन्ग टर्म मेजर्स aimed at improving the efficiency of the economy and increasing its international competitiveness by removing the rigidities in various segments of the Indian economy। मतलब हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो बहुत सारा
पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लाइसेंस राज आया था कि कोई भी जैसे प्राइवेट कंपनी अगर खोलना चाहता था तो उसे गवर्नमेंट से बहुत सारा लाइसेंस लेना होता था, बहुत ज़्यादा ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस था हमारे यहाँ, टैरिफ और कोटा लगा दिया गया था। तो इन सबको ख़त्म करना और इससे हमारा जो एफिशिएंसी है इकोनॉमी को इसको इम्प्रूव करना। द गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ वेराइटी ऑफ पॉलिसीज, और इसी को सुधारने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा पॉलिसी अपनाया गया था। और यही जो पॉलिसी था इसको क्या बोला गया? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जो इस चैप्टर का नाम है। कि लिबरलाइजेशन लाया गया, उदारीकरण, मतलब जो हमारे जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस था उसको रिमूव किया गया। प्राइवेटाइजेशन लाया गया, मतलब जो गवर्नमेंट का कंट्रोल था एंटरप्राइजेज के ऊपर उसको हटाया गया, प्राइवेट को इन्वॉल्व किया गया, प्राइवेट सेक्टर को। और ग्लोबलाइजेशन, इस तरह से पूरा जो इकोनॉमी था हमारा विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमी से इंटीग्रेशन हुआ। ये सब सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो आई होप आपको एक बैकग्राउंड मिल गया होगा। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिबरलाइजेशन, जो अगला हेडिंग है हमारा, जो मेन पॉइंट है कि आखिर लिबरलाइजेशन था क्या। ठीक है, लिबरलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? उदारीकरण। आपने लिबरल वर्ड पढ़ा होगा, लिबर्टी, फ्रीडम से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि फ्रीडम इन द सेंस इकोनॉमी में कैसे फ्रीडम, तो जो रिस्ट्रिक्शंस है, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है उसको क्या किया जाएगा? हटाया जाएगा। देखिए, एज पॉइंटेड आउट इन द बिगिनिंग, रूल्स एंड लॉज, क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि हमने शुरू में बताया कि गवर्नमेंट के द्वारा काफी ज्यादा रूल्स और लॉ बनाया गया था जो कंट्रोल करता था इंडस्ट्री को, which were aimed at regulating the economic activities, became a major hindrance in the growth and development। अब भारत का जो हमारा जो इकोनॉमी है ये ग्रोथ रुक चुका था, डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, जबकि हमने जो ग्रोथ मॉडल अपनाया था 1950 से लेकर 1990 तक, तो ये 40 साल में जो हमने ग्रोथ मॉडल को अपनाया, अब इसमें क्या था कि सरकार के द्वारा बहुत सारा रूल रेगुलेशन लगाया गया था। और यही रूल और लॉज के कारण क्या होता है कि हमारा जो ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाता है। मतलब सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस, जो बाधा बनता है हमारे इकोनॉमी में, यही रूल्स और लॉज था, जो किसके द्वारा लगाया था? गवर्नमेंट के द्वारा जो लगाया गया था। इसी के कारण हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक गया था। तो लिबरलाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड टू पुट एन एंड टू दीज रिस्ट्रिक्शंस। और लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि लिबरलाइजेशन को इसीलिए इंट्रोड्यूस किया गया था, किसके लिए? टू पुट एन एंड टू दीज रिस्ट्रिक्शंस, मतलब ये जो रिस्ट्रिक्शंस था उसको खत्म करने के लिए। एंड ओपन वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, और इस तरह से हम अपने इकोनॉमी को क्या करें? ओपन करें। तो लिबरलाइजेशन का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो भी रिस्ट्रिक्शंस जो लगाया गया था उसको क्या करना है? समाप्त करना है। जो भी रूल्स रेगुलेशन था वो सबको क्या करना है? समाप्त करना है। तो फ्यू लिबरलाइजेशन मेजर्स वी आर इंट्रोड्यूस्ड इन 1980s। हालांकि 1980s में ही कुछ लिबरलाइजेशन पॉलिसी को अपना अडॉप्ट किया गया था, मतलब कुछ हम अपने तरीका अपनाया था हमने। इन द एरिया ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फिस्कल पॉलिसी एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। रिफॉर्म पॉलिसीज इनिशिएटेड इन 1991 वेयर मोर कॉम्प्रिहेंसिव। ये बता रहा है कि हालांकि हमने 1980 में भी हमने बहुत सारा लिबरलाइजेशन का पॉलिसी अपनाया था, लेकिन उससे बहुत कुछ सुधार नहीं हुआ था। और लेकिन जो 1991 में जो पॉलिसी हमने अपनाया वो काफी ज्यादा इफेक्टिव था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या है। अब इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि लेट अस स्टडी सम इंपॉर्टेंट एरियाज। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज को हम लोग कवर करेंगे ये लिबरलाइजेशन में, कि कौन कौन से क्षेत्र में लिबरलाइजेशन मतलब रिस्ट्रिक्शंस को हटाया गया था। तो सबसे पहला इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि इसमें कैसे रिफॉर्म किया गया था। ठीक है, इसमें कैसे सुधार किया गया। फाइनेंशियल सेक्टर को कैसे रिफॉर्म किया गया। टैक्स रिफॉर्म जो हमारा था, मतलब जो टैक्स जो रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्स से, इसमें कैसे सुधार लाया गया, क्या कमी था। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को देखेंगे, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स को देखेंगे। ये सब सारा जो क्षेत्र है आपका, ठीक है, ये जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर, ये जो भी आपका ये जो 5 जो सेक्टर है, इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से लिबरलाइजेशन इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या क्या इसमें सुधार किया गया, किस तरह से इन सारे सेक्टर्स में जो हिंड्रेंस था, जो लॉ था, उसको कैसे समाप्त किया गया था। आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो जैसा कि आप हेडिंग यहाँ पे देख रहे हैं, डीरेगुलेशन ऑफ
इंडस्ट्रियल सेक्टर कि किस तरह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो रूल्स और रेगुलेशन जो लगाया गया था उसको डीरेगुलेट किया गया, उसको खत्म किया गया था। तो डीरेगुलेशन ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इसमें देखिए, इन इंडिया रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स वेयर एनफोर्स्ड इन वेरियस वेज। अब किस तरह, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में किस तरह से गवर्नमेंट का कंट्रोल था, किस तरह से जो गवर्नमेंट था वो वेरियस रूल और रेगुलेशन लॉ बना के कंट्रोल किए हुए था इंडस्ट्री को। ठीक है, सबसे पहला देखिए, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग अंडर विच एवरी एंटरप्रेन्योर हैड टू गेट परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। अब क्या होता था कि जो लाइसेंसिंग जो राज था, लाइसेंस राज, इससे क्या था कि अगर कोई भी प्राइवेट सेक्टर जो है अगर कंपनी स्टेब्लिश करना चाहता था, इंडस्ट्री स्टेब्लिश करना चाहता था, तो गवर्नमेंट से उसको परमिशन लेना होता था। और वो परमिशन लेना काफी टफ होता था। गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू स्टार्ट अ फर्म, क्लोज अ फर्म और डिसाइड द अमाउंट ऑफ गुड्स दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। अब आप समझ सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था, इसके तहत गवर्नमेंट से परमिशन लेना पड़ता था कि भाई क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, एक फॉर्म को स्टार्ट करने के लिए, क्लोज करने के लिए, समझ गए, कितना प्रोडक्शन, सारी चीजों के लिए मतलब एक तरह से वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। और आपको इंडस्ट्री अगर इस्टेब्लिश करना है तो आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। समझ गए। दूसरा देखिए, प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन मेनी इंडस्ट्रीज। बहुत सारे क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर को अलाउ ही नहीं किया गया था। सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कुछ गुड्स जो था वो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया था। कंट्रोल्स ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। कुछ प्रोडक्ट्स पे प्राइस भी गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया जाता था, कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ओवरऑल आपने देख लिया कि ये जो 4 तरीका है, 4 पॉइंट जो है, किस तरह से इंडस्ट्रियल सेक्टर को गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। और यही जो ग्रोथ में हिंड्रेंस बना, बाधा बन रहा था। तो इसमें कैसे सुधार किया गया, तो देखते हैं। देखिए इसमें सुधार कैसे किया गया। द रिफॉर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड इन एंड आफ्टर 1991 रिमूव्ड मेनी ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शंस। और यही 1991 में, मतलब 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया, उसके तहत ये जो रिस्ट्रिक्शंस था उसको क्या किया गया, रिमूव किया गया था। अब कैसे रिमूव किया गया, तो देखिए, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का जो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि अगर आपको इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना है, स्टार्ट करना है या क्लोज करना है, कितना सामान प्रोड्यूस करना है, ये सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था, एक तरह से परमिशन लेना पड़ता था। इसको क्या कर दिया गया, अबॉलिश्ड कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। फॉर ऑलमोस्ट ऑल बट प्रोडक्ट कैटेगरीज, लगभग सारे सेक्टर्स में इसको क्या किया गया, इसको समाप्त कर दिया गया था लाइसेंसिंग राज को, लाइसेंस राज को। सिवाय जो हजार्डस जो थे, जैसे अल्कोहल हो गया, सिगरेट हो गया, हजार्डस जो केमिकल्स हो गया, फिर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इन कैटेगरीज को छोड़ के बाकी कैटेगरीज में क्या किया गया, लाइसेंसिंग को समाप्त कर दिया गया। मतलब अब आपको कोई फॉर्म स्टार्ट करना है या क्लोज करना है या कौन सा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करना है, कितना करना है, इसके लिए अब लाइसेंस लेने का कोई जरूरत नहीं रहता था। तो ये इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड फॉर ऑलमोस्ट ऑल प्रोडक्ट कैटेगरीज एक्सेप्ट इसमें अल्कोहल, सिगरेट, जो हजार्डस जो थे एनवायरमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, उनको छोड़ के बाकी चीजों में समाप्त कर दिया गया था। फिर आगे देखते हैं, द ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नाउ रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर आर पार्ट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। लेकिन कुछ सेक्टर अभी भी थे, कुछ इंडस्ट्री अभी भी थे जिसमें गवर्नमेंट का कंट्रोल था। द ओनली इंडस्ट्रीज विच वी आर नाउ रिजर्व्ड, पहले बहुत ज्यादा रिजर्व्ड थे, और लेकिन अब केवल पब्लिक सेक्टर के लिए क्या छोड़ा गया, एटॉमिक जो एनर्जी जो था, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन एंड सम कोर एक्टिविटीज इन रेलवे ट्रांसपोर्ट। सॉरी, तो ये जो एटॉमिक एनर्जी जनरेशन है और रेलवे जो ट्रांसपोर्ट को छोड़ के बाकी को क्या कर दिया गया था, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी ओपन किया गया था। लेकिन ये जो दोनों सेक्टर था इसको अभी भी पब्लिक सेक्टर के लिए क्या रखा गया, रिजर्व रखा गया था। मेनी गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नाउ बीन डी रिजर्व्ड। अभी हमने देखा था कि कुछ प्रोडक्ट जो था वो केवल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही प्रोडक्शन करना था, उसको भी समाप्त कर दिया गया। In most industries, these markets has been allowed to determine the prices, और प्राइस डिटर्मिनेशन भी जो था वो भी
प्राइवेट हाथों में छोड़ दिया गया। इस तरह से लिबरलाइजेशन को लाया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें सिंपल जो रिस्ट्रिक्शंस था इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो बाधा बन रहा था हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट में, उसको क्या किया गया, समाप्त किया गया था। फिर देखिए अब आते हैं नेक्स्ट, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या किया गया था। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स कहने का मतलब कि फाइनेंस अलग है, इसमें बैंकिंग ये सबसे रिलेटेड होगा। तो देखिए फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आएगा, इसमें कुछ रिफॉर्म्स किया जाएगा, जैसे कमर्शियल बैंक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंक्स है आपका, फिर स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये जो चारों जो पार्ट है आपका, इसमें रिफॉर्म किया गया था। दीज आर द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस से रिलेटेड है, और इनके ऊपर भी काफी ज्यादा गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इसको सही किया गया। कैसे किया गया तो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक जो था उस समय ज्यादातर जो फाइनेंशियल जो सेक्टर था भारत में, वो आरबीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, तो पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के द्वारा जो भी हमारा फाइनेंशियल सेक्टर था ये रेगुलेट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यू मे बी अवेयर दैट ऑल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया आर रेगुलेटेड थ्रू वेरियस नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द आरबीआई। और हमारे यहाँ जितना भी जो बैंक्स है और अदर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है, ये सब आरबीआई के द्वारा बनाए गए रूल्स रेगुलेशन से, नॉर्म्स और रेगुलेशन से चलते थे। The RBI decides the amount of money that the banks can keep with themselves, fixes interest rates, nature of lending to various sectors etc. अब RBI ये डिसाइड करता था, क्या डिसाइड करता था कि भाई आपको कितना पैसा अपने पास रखना है, ठीक है, कितना पैसा आप मतलब आपको बाहर लेंड करना है, कितना फिक्स्ड इंटरेस्ट आपका क्या होगा, ये सारा चीज जो है वो सब आरबीआई के द्वारा रेगुलेट होता था। इसी में सुधार लाया जाएगा। मतलब आरबीआई पहले रेगुलेटर का काम कर रहा था, लेकिन इसके बाद आरबीआई को एज अ फैसिलिटेटर बनाया गया। फैसिलिटेटर मतलब भाई कि अब आपको रेगुलेट नहीं करना है, कुछ बैंक्स को ऑटोनॉमी देना है, मतलब बैंक्स खुद से भी कुछ कर सकता है। द वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स लाया गया, इसका केवल एक ही रोल था, टू रिड्यूस द रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का जो रोल था इसको क्या करना, कम करना। कैसे कम करना, तो पहले आरबीआई रेगुलेटर की तरह था, तो रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब पहले फाइनेंशियल सेक्टर जो था, कमर्शियल बैंक्स, उसको रेगुलेट करता था। मतलब आप कितना पैसा रख सकते हैं, कितना इंटरेस्ट रेट आपको रखना है, ये सब सारा चीज आरबीआई कंट्रोल करता था। लेकिन बोला गया कि नहीं भाई, आप देखिए, ऑब्जर्व कीजिए कि कोई बैंक गलत नहीं करे, लेकिन एज ए रेगुलेटर नहीं, एज अ फैसिलिटेटर। This means that the financial sector may be allowed to take decisions on many matters without consulting the RBI। अब इससे क्या हुआ कि बहुत सारा जो फाइनेंशियल सेक्टर था ये खुद से भी अपना डिसीजन ले सकता है। ठीक है, इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं रहेगा। इस तरह से ये रिफॉर्म किया गया था। फिर आगे हम लोग देखते हैं, द रिफॉर्म पॉलिसीज लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब इसी के कारण क्या होता है कि भारत में बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक एस्टेब्लिश होते हैं। ठीक है, एज वेल एज फॉरेन, इंडियन और फॉरेन, बहुत सारा फॉरेन बैंक भी है हमारे यहाँ कर इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत सारा इंडियन बैंक भी है जो प्राइवेट है। इस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स लिमिट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 74%। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट जो था बैंक में, इसको भी क्या किया गया, बढ़ाकर 74% किया गया। दोज बैंक्स विच फुलफिल सर्टेन कंडीशंस हैव बीन गिवन फ्रीडम to set up new branches without the approval of the RBI and rationalize their existing branch networks। और कुछ कंडीशन को फॉलो करना होता था, और इसके बाद जो बैंक के पास ऑटोनॉमी दिया गया कि भाई आप अपने तरीके से अपने ब्रांचेज को क्या कर सकते हैं, फ्रीडम दिया गया कि आप अपने नए ब्रांच को सेटअप कर सकते हैं, आरबीआई से पूछने का कोई जरूरत नहीं है, और अपने नेटवर्क्स को और एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस तरह से सब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स था। इसमें और देखिए, दो बैंक्स हैव बीन गिवन परमिशन टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, सर्टेन मैनेजरियल एस्पेक्ट्स हैव बीन रिटेन्ड विद द आरबीआई टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर्स एंड द नेशन। अब देखिए, इसमें ऑटोनॉमी दिया गया था कि भाई आप अपने तरीके से क्या करना है, अपने ब्रांच ओपन कीजिए दूसरे जगह पे, अपने ब्रांच अपने बैंक्स को बढ़ाइए। लेकिन कुछ जो था
ये परमिशन तो दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ जो मैनेजरियल एस्पेक्ट जो था वो आरबीआई के पास रखा गया, ताकि जो उसमें जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा गया था। देखिए होता क्या है कि अगर फुल फ्रीडम दिया जाता प्राइवेट बैंक्स को, तो उसमें कहीं ना कहीं जो अकाउंट होल्डर थे, जो लोग हैं, उनको परेशानी होता, वो अपने तरीके से सारा चीज करता। तो कुछ मैनेजरियल एस्पेक्ट्स को आरबीआई के पास ही रखा गया था, जिससे जो अकाउंट होल्डर्स हैं और जो राष्ट्र है हमारा देश का, कुछ जो इंटरेस्ट है उसको सुरक्षित रखा जाए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एफआईआई सच एज मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स आर नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स। अब इसमें बहुत सारा जो आपका म्यूचुअल फंड्स हो गया, इन्वेस्टमेंट जो बैंकर्स है, इनको भी अलाउ किया गया कि भाई आप आइए। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल एफआईआई इन्वेस्टर, देखिए इसका मतलब क्या होता है, एक आपने सुना होगा एफडीआई के बारे में, और एक है आपका एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। क्या होता है, एफडीआई का मतलब होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई कंपनी जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, वो डायरेक्ट यहाँ पे आकर अपना बिल्डिंग खरीदेगा, लैंड खरीदा, परचेज किया, यहाँ पे अपना एक इंडस्ट्री ओपन किया, ब्रांच ओपन किया, और उसको कंट्रोल कर रहा है, मैनेज कर रहा है अपने से। और एक तो उसको एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मतलब एमएनसी कंपनी आकर अपने यहाँ सारा इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया, और उसको ओन कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, मैनेजमेंट उसका देख रहा है। और एक कंपनी सोचा कि नहीं, हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नहीं करेंगे, वो किसी कंपनी का शेयर खरीदेगा। तो स्टॉक मार्केट वगैरह में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो वो हो गया एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इस तरह से सब किया गया। अब दूसरा जो हम लोग पॉइंट देखेंगे, टैक्स रिफॉर्म्स, कि टैक्स रिफॉर्म क्या था आपका, मतलब टैक्स क्या होता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट होता है वो टैक्स कलेक्ट करता है। क्योंकि देखिए हमारे देश का जैसे एक्सपेंडिचर है, जैसे सरकार जो है गवर्नमेंट पीपल्स के लिए, अपने सिटीजन्स के लिए बहुत सारा काम करता है, सोशल वेलफेयर का काम करता है, या जो हमें ज़रूरत है, जैसे रोड, बिजली, पानी या एजुकेशन, हॉस्पिटल, ये सब सरकार खर्च करता है हमारे ऊपर। तो वो पैसा कहाँ से आता है, वो तो पैसा हमारा ही टैक्स रहता है, टैक्स हम लोग पे करते हैं। तो टैक्स में भी कुछ रिफॉर्म्स किया गया था। क्या रिफॉर्म किया गया था, देखिए टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड विथ रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज विच आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसी। कहने का मतलब कि जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो कहाँ से पूरा होता है, तो टैक्स से। अब इसके लिए सरकार अलग अलग सेक्टर में लोगों से अलग अलग तरह का टैक्स इम्पोज किए हुए था। अब ये टैक्स क्या था कि इसके कारण भी हमें काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रहा था, और उसी को टैक्स रिफॉर्म लाया गया। तब इसमें क्या है, सबसे पहले देखेंगे दो तरह का टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो हम लोग डायरेक्ट पे करते हैं, जैसे इनकम टैक्स हो गया, या जैसे आप देखते होंगे कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो जो हम पैसा कमा रहे हैं और तुरंत हम जो पे कर रहे हैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को, तो डायरेक्ट टैक्स होता है। और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे जीएसटी, अभी आपने नाम सुना होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जब यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग पहले जो प्रोड्यूसर्स है कंपनी को टैक्स देते हैं, और कंपनी फिर पे करता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। हम लोग इसको देखेंगे क्या होता है। देखिए डायरेक्ट टैक्सेस consist of taxes on incomes of individuals as well as profits of business enterprises। ये डायरेक्ट टैक्स होता है जो हमारे कहाँ लगता है, इनकम पे लग रहा है, और कोई भी प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस पे। ठीक है, सिंस 1991 देयर हैज बीन अ कंटिन्यूअस रिडक्शन इन द टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स as it was felt that high rates of income tax were an important reason for tax evasion। tax evasion मतलब होता है टैक्स का चोरी। अब सरकार क्या कर रहा था कि टैक्स का जो स्लैब है वो काफ़ी ज़्यादा था, टैक्स काफ़ी ज़्यादा जो इंडिविजुअल्स से कलेक्ट करता था या बिजनेस मैन से, जिसके कारण लोग क्या करना शुरू कर दिया, टैक्स का चोरी करना शुरू किया, क्योंकि टैक्स बहुत ज़्यादा था, जो टैक्स रेट था वो काफ़ी ज़्यादा था। ठीक है, अब इसके कारण टैक्स इवेजन हो रहा था। इट नाउ वाइडली एक्सेप्टेड दैट मॉडरेट रेट्स ऑफ इनकम टैक्स इनकरेज सेविंग्स एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। अब क्या होता था कि जैसे मान लीजिए टैक्स ज़्यादा लग रहा है तो लोग टैक्स का चोरी करता था, तो भाई वो बोला गया कि नहीं अब कुछ रिफॉर्म्स करना। कैसे रिफॉर्म करना है, तो उसको कम किया गया, जो टैक्स जो था इंडिविजुअल्स पे या बिजनेस एंटरप्राइजेस पे, उसको क्या किया गया, कम किया गया, ताकि क्या करे कि सेविंग्स को इनकरेज किया जाएगा, और एक तरह से जो टैक्स इवेजन हो रहा है, और एक तरह से वॉलंटरी डिस्क्लोजर ऑफ इनकम भी करेगा।
द रेट ऑफ कॉरपोरेशन टैक्स विच वॉज वेरी हाई अर्लियर हैज बीन ग्रेजुअली रिड्यूस। जो कॉरपोरेशन टैक्स था उसको भी कम किया गया। अब देखिए, कम अगर टैक्स रहेगा तो लोग टैक्स का चोरी नहीं करेगा, लोग सोचेगा कि चलो पे कर देंगे सरकार को, तो सरकार के पास भी टैक्स जाएगा। और ऐसे क्या होगा, ज्यादा टैक्स अगर लग रहा है तो लोग सोचेगा कि नहीं बहुत ज्यादा टैक्स है, इतना मेहनत से कमा रहे हैं, तो लोग टैक्स चोरी करेगा, लोग टैक्स पे ही नहीं करेगा, तो उसे टैक्स इवेजन बोलते थे। इसमें रिफॉर्म्स किया गया था। Efforts have also been made to reform the indirect taxes levied on commodities in order to facilitate the establishment of a common national markets for good and commodities। अब यहाँ पे देखिए कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेज में भी सुधार लाने का प्रयास किया गया, और इसमें कदम उठाया गया था 2016 में, जैसे आपने जीएसटी का नाम सुना होगा, ठीक है। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो भी हम लोग वस्तु और सेवा का जो उपयोग करते हैं उस पर टैक्स लगाया जाता है। तो इसको सब बहुत सारा अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा अलग अलग तरह का टैक्स लिया जाता था। उन सबको एक साथ करके जीएसटी जैसे बोला जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इन 2016 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, हमारा जो संविधान था इसमें सुधार किया गया, to empowers state government and union government to come up with laws to impose goods and services tax। अब इसके लिए दोनों सरकार को मिलकर एक इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस has led to introduction of GST in India, और इसी के कारण जीएसटी लाया गया। और इसका मेन मोटिव क्या था कि जो टैक्स जो इवेजन हो रहा है इसको कम करना, ठीक है। दिस इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट एडिशनल रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट and reduce tax evasion and create one nation one tax and one market। और इस तरह से इसको बहुत ही सिंप्लीफाई किया गया था। और ये टैक्स रिफॉर्म के कारण अब जीएसटी का कलेक्शन हम लोग देखते हैं हर साल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा जीएसटी सरकार के पास टैक्स भी आता है और टैक्स इवेजन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। In order to encourage better compliance on the part of taxpayers, many procedures have been simplified। और भी बहुत तरह का जो प्रोसीड्यूर था ये सबको भी क्या किया गया, सिंप्लीफाई किया गया, ताकि लोगों को टैक्सेशन में जो मतलब जो कॉम्प्लिकेशन था उसको कम किया गया, ताकि लोग टैक्स पेयर के लिए आसानी हो टैक्स पे करना। तो ये सब टैक्स रिफॉर्म किया गया था। अब अगला देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्या किया गया था। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है कि जैसे हम लोग क्रूड ऑयल खरीदते हैं किसी दूसरे कंट्री से, तो मान लीजिए आप ईरान से ले रहे हैं, तो अभी तो चलिए इंडियन रुपी में भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हम लोग को एक डॉलर में ट्रांजैक्शन करना होता था। जैसे हम लोग कोई भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें भी अगर बाहर कोई सामान बेच रहे हैं तो हमको भी पैसा किस में मिलेगा, डॉलर में। और हम अगर कोई सामान बाहर से मंगा रहे हैं हमको भी पे करना पड़ेगा डॉलर में। ये जो फॉरेन एक्सचेंज है, और इसी का कमी हो गया था 1990 में कि हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हम लोग इंपोर्ट कर सकें। पैसा ही नहीं था, डॉलर रहेगा तब ना इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसके लिए इंपोर्ट के लिए डॉलर चाहिए। In 1991, as immediate measures to resolve the balance of payment crisis, the rupee was devalued against the foreign currencies। और इसमें सबसे जो फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में क्या किया गया था कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस था, बीओपी क्राइसिस, जिसको हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस था इसको करने के लिए हमने अपने रूपी को क्या किया, डिवैल्यूएशन किया। डिवैल्यूएशन मतलब कि जैसे देखिए उसके वैल्यू को कम किया गया था। जैसे मान लीजिए अभी अगर 85 रुपीज अगर चल रहा है, $1 में 85 रुपया, अगर इसका डिवैल्यूएशन करते हैं तो मान लीजिए अब $1 में कितना 100 रुपया अगर मिलने लगे, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, फॉरेन डिमांड हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। इसके लिए डिवैल्यूएशन किया गया था फॉरेन करेंसीज के अगेंस्ट में। दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब इससे क्या हुआ कि जैसे ही हमारा करेंसी को डिवैल्यूएशन हुआ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे यहाँ आएगा, ठीक है। इट ऑल्सो सेट द टोन टू फ्री द डिटर्मिनेशन ऑफ रूपी वैल्यू इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल। और ये जो फॉरेन एक्सचेंज था इसको डिटरमाइन पहले गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, अब इसको मार्केट फोर्सेज के ऊपर छोड़ दिया गया कि भाई मार्केट फोर्सेज डिसाइड करेगा करेंसी का वैल्यू, ठीक है। नाउ मोर ऑफन डेट नॉट मार्केट डिटरमाइन एक्सचेंज रेट्स बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। और इस तरह से जो मार्केट था वो एक्सचेंज रेट को डिसाइड करने लगा, वो किसके आधार पे, डिमांड और सप्लाई के आधार पे। ये सब फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म किया गया था।
अब जो नेक्स्ट है आपका ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा जो व्यापार और इन्वेस्टमेंट का क्या नीति था, इसमें कुछ हमने सुधार किया। जैसे देखिए, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिज्म वाज इनिशिएटेड टू इंक्रीज इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस of industrial production and also foreign investments and technology into the economy। अब देखिए, ट्रेड मतलब कि ट्रेड को कैसे बढ़ाया जाए, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमने इसमें कोटा लगा रखा था, आप कोटा याद कीजिए, जिसमें टैरिफ और कोटा था, मतलब क्वांटिटी को लेकर हमने इंपोर्ट पे क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था कि भाई इससे ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे या एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये सबको क्या किया गया था, इसमें सुधार लाया गया ताकि इंटरनेशनल कंपटीशन में एक इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस लाया जाए, बढ़ाया जाए इसको, और प्रोडक्शन में भी क्या किया जाए, इंक्रीमेंट लाया जाए, और इस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ आएगा। समझ रहे हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट के बारे में हमने अभी चर्चा किया था, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। ये सब कैसे बढ़ेगा, जब हम अपने मार्केट को क्या करेंगे, लिबरलाइज करेंगे, जब रिस्ट्रिक्शंस को हटाएंगे, जो टैरिफ और कोटा जो हमने लगा रखा था ट्रेड पे, उसको जब खत्म करेंगे तब ना हमारे यहाँ आएगा टेक्नोलॉजी, पैसा। ठीक है। The aim was also to promote the efficiency of local industries and adoption of modern technology। और हमारा ये भी मकसद था कि जो लोकल जो इंडस्ट्री उसके एफिशिएंसी को इंक्रीज करें। अब कैसे इंक्रीज होगा कि जब बाहर के भी जब कंपनी आएगा तो कंपटीशन बढ़ेगा, और कंपटीशन जब बढ़ेगा तो जो हमारे यहाँ जो लोकल जो इंडस्ट्रीज हैं वो अपने आप को अपग्रेड करेंगे, टेक्नोलॉजी आएगा, अपग्रेडेशन होगा, एक तरह से कंपटीशन क्या होगा, बढ़ेगा, तो हम लोग भी कॉम्पिटिटिव बनेंगे। यही मेन उद्देश्य था, इसको लेकर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लाया गया था। In order to protect domestic industries, India was following a regime of quantitative restrictions on import। जैसा कि हमने चर्चा किया कि हमने अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए कुछ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा रखा था। किस पे, इंपोर्ट पे, जिसको कोटा जो हमने अभी बताया, इंपोर्ट पे हमने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया था, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस। और ये किसके लिए किया गया था, टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए। दिस वाज इनकरेज्ड थ्रू टाइट कंट्रोल ओवर द इंपोर्ट्स एंड बाय कीपिंग द टैरिफ्स वेरी हाई। और ये कैसे किया गया था, तो टाइट कंट्रोल ओवर द इंपोर्ट्स, इंपोर्ट के ऊपर बहुत कड़ा एकदम नियंत्रण रखा गया था, टैरिफ्स को हाई रखा गया था। These policies reduced efficiency and competitiveness which led to the slow growth। आप याद कीजिए, एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब यही सब पॉलिसी के कारण क्या होता है कि हमारा जो इंडस्ट्री था उसका एफिशिएंसी क्या होता है, कम हो जाता है, और यही स्लो ग्रोथ का कारण बनता है हमारे इकोनॉमी में। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्यों, क्योंकि हम लोग के पास कंपटीशन ही नहीं था, हम लोग जैसे प्रोड्यूस कर रहे थे सोच रहे थे बहुत अच्छा है, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में हमसे बेहतर प्रोडक्शन हो रहा था गुड्स का। इस तरह से उसके एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए सब रिफॉर्म्स किया गया था। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। द ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स एम्ड एट डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। अब ये जो रिफॉर्म्स किया गया था इसका मेन उद्देश्य क्या था, ये जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखे थे हम लोग, डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, मतलब जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस जो हमने लगा रखा था, कोटा जो सिस्टम था, इसको क्या करना, समाप्त करना। रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स, जो टैरिफ रेट्स था, जो इंपोर्ट पे हमने टैक्स जो बढ़ा रखा था, इसको कम करना। रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीड्यूर्स फ्रॉम इंपोर्ट, इंपोर्ट का जो लाइसेंसिंग प्रोसीड्यूर्स था इसको हटाना। ठीक है, द इंपोर्ट लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड एक्सेप्ट इन केस ऑफ हजार्डस एंड एनवायरमेंटली सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। जो हजार्डस सोसाइटी के लिए और एनवायरमेंट के लिए जो प्रोडक्ट था उसको छोड़ के बाकी पे हम लोग इंपोर्ट लाइसेंस को क्या किया, हमने एबॉलिश कर दिया था, समाप्त कर दिया गया था। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कंज्यूमर गुड्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स वेर आल्सो फुल्ली रिमूव्ड। और क्वांटिटेटिव जो रिस्ट्रिक्शंस था इंपोर्ट पे, इसको भी पूरी तरह से क्या किया गया, समाप्त किया गया। एक्सपोर्ट ड्यूटीज हैव बीन रिमूव्ड, एक्सपोर्ट ड्यूटीज को हटाया गया ताकि टू इंक्रीज द कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इंडियन गुड्स इन द इंटरनेशनल मार्केट, ताकि इंटरनेशनल मार्केट में हम लोग बेहतर परफॉर्म करें, हमारे प्रोडक्ट्स इंटरनेशनली मार्केट पे उनका डिमांड बढ़े। ये सब के लिए हमने ये सब ट्रेड पॉलिसी को अपनाया था।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये हमने लिबरलाइजेशन को कवर किया कि लिबरलाइजेशन क्या था। देखिए इस वीडियो में हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर रहे हैं क्योंकि वन शॉट वीडियो है। अब आपका बोर्ड एग्जाम भी है बाबू, अब पढ़ाई भी करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कवर करें। अब जो अगला जो टॉपिक है हमारा प्राइवेटाइजेशन है। देखिए प्राइवेटाइजेशन क्या था, निजीकरण। अब इसका मतलब क्या होता है निजीकरण, मतलब अभी तक हमने देखा कि जो भी हमारे यहाँ इंडस्ट्री था उस किसके द्वारा कंट्रोल था, गवर्नमेंट के द्वारा। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हमारे यहाँ था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज मतलब किसका कंट्रोल, गवर्नमेंट का। अब इस गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, जो ओनरशिप है, मैनेजमेंट है, इसको क्या करना है, समाप्त करना है, ठीक है। और किसके हाथों में देना है, प्राइवेट हाथों में। इसी को क्या बोला गया, प्राइवेटाइजेशन। देखिए इट इम्प्लाइज शेडिंग ऑफ द ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज। जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज है, इसमें गवर्नमेंट का जो ओनरशिप है, मैनेजमेंट जो है, इसको क्या करना, समाप्त करना। गवर्नमेंट कंपनीज आर कन्वर्टेड इनटू प्राइवेट कंपनीज इन टू वेज। अब इस तरह से जो गवर्नमेंट जो कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी में उसको कन्वर्ट किया गया, और इसका दो तरीका अपनाया गया था। क्या क्या, पहला बाई विथड्रॉल ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। पब्लिक सेक्टर कंपनी से जो ओनरशिप है, मैनेजमेंट में जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का, उससे गवर्नमेंट को क्या करना है, विड्रॉ करना है, मतलब हटा देना है। और दूसरा बाई आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज, मतलब जो पब्लिक सेक्टर जो कंपनी है उसको पूरी तरह से प्राइवेट हाथों में क्या कर देना है, सेल कर देना, बेच देना है। इस तरह से प्राइवेटाइजेशन किया गया। अब इसमें हम लोग देखेंगे कैसे किया गया था। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बाय सेलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द इक्विटी ऑफ पीएससी टू द पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है कि जब पीएसयू जो है, पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज जो है, ठीक है, उसके इक्विटी को प्राइवेट हाथों में बेचना, मतलब उसके शेयर को क्या करना, सेल करना। तो प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज बाय सेलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द इक्विटी, मतलब पीएससी जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, इसके शेयर को क्या करना, सेल कर देना। किसके हाथों में सेल करना, टू द पब्लिक इज नोन एज डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। द पर्पस ऑफ द सेल, अब इस सेल का पर्पस क्या था कि जो पीएससी जो है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है, इसकी इक्विटी को बेचना। अब इसका बेचने का मकसद क्या था, अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट वाज मेनली टू इम्प्रूव फाइनेंशियल डिसिप्लिन। जो फाइनेंशियल जो इरेगुलरिटीज जो आ चुका था पीएससी में, ठीक है, उसको इम्प्रूव करना। एंड फैसिलिटेट मॉडर्नाइजेशन, और मॉडर्नाइजेशन लाना, ठीक है। इट वाज आल्सो इन्विसेज्ड दैट प्राइवेट कैपिटल एंड मैनेजरियल कैपेबिलिटीज कुड बी इफेक्टिवली यूटिलाइज्ड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द पीएसयू। अब डिसइन्वेस्टमेंट इसीलिए किया गया था, जैसे आप देखिए बीएसएनएल है, क्या है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स था। और हमारे ही देश में प्राइवेट जो कंपनी जियो आया, कितना इंप्रूव कर रहा है, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और हमारे यहाँ एक बीएसएनएल है, उसका कंडीशन हम लोग जानते ही हैं किस तरह का परफॉर्मेंस है। तो क्यों, क्योंकि उसका जो मैनेजरियल जो कैपेबिलिटीज है जो आपका, ठीक है, जो उसके रिसोर्स है, उसको सही तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। इसीलिए डिसइन्वेस्टमेंट किया गया ताकि वो प्राइवेट हाथों में जाए, तो उसका जो कैपेबिलिटीज है, जो परफॉर्मेंस है, वो और बेहतर हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखते हैं, द गवर्नमेंट इन्वेस्टेड दैट प्राइवेटाइजेशन कुड प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग इम्पेटस टू द इनफ्लो ऑफ एफडीआई। अब गवर्नमेंट का भी मानना था कि अगर प्राइवेटाइजेशन होगा तो उससे हमारे देश में क्या आएगा, एफडीआई आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर के जो एमएनसी जो कंपनियां हैं हमारे यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करेगी तो पैसा आएगा। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो मेड अटेम्प्ट टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ पीएसयू बाय गिविंग देम ऑटोनॉमी इन टेकिंग मैनेजरियल डिसीजंस। अब गवर्नमेंट जो है कुछ पीएसयू को भी सुधार करने के लिए कुछ ऑटोनॉमी दिया गया था, और इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी क्या होता है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस सम पीएसयूज हैव बीन ग्रांटेड स्पेशल स्टेटस एज महारत्न, नवरत्न एंड मिनी रत्न, मतलब कुछ पीएसयू को ये तीनों स्टेटस दिया गया था। अलग अलग तरह का स्टेटस होता है, उनके प्रॉफिट के आधार पे, टर्नओवर के आधार पे, नेटवर्थ के आधार पे। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न किसको दिया जाता है, सेंट्रल जो पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स है उनको दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उनको कुछ ऑटोनॉमी दिया जाता है। ऑटोनॉमी मतलब कुछ डिसीजन लेने के लिए कुछ फ्रीडम दिया जाता है इन द मैनेजरियल एस्पेक्ट, कि भाई
अब कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, मतलब हर चीज़ में गवर्नमेंट से पूछने का जरूरत नहीं है, मतलब कुछ काम वो खुद से भी कर सकते हैं, खुद से भी डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यही आपका प्राइवेटाइजेशन था। अब जो अगला जो टॉपिक है ये ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए ग्लोबलाइजेशन ये आउटकम एक तरह से आया, किसका आउटकम, जो हमने लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन को जो हमने इंट्रोड्यूस किया, जो उसमें कुछ पॉलिसी को जो रिफॉर्म किया, इंट्रोड्यूस किया, उसी का आउटकम था क्या, ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, तो देखिए ऑल्दो ग्लोबलाइजेशन इज जनरली अंडरस्टूड टू मीन इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विथ द वर्ल्ड इकोनॉमी। अब इसमें क्या बता रहा है कि एक हमारा देश का इकोनॉमी है और एक रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, ये दोनों का क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब अपने देश का इकोनॉमी और विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इकोनॉमी, इसका क्या, इंटीग्रेशन। ठीक है, अंडरस्टूड टू मीन द इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री विथ द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ अपने देश की इकोनॉमी का इंटीग्रेशन। इट इज एन आउटकम ऑफ द सेट ऑफ वेरियस पॉलिसीज दैट आर एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड टुवर्ड्स ग्रेटर इंटरडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन। और इसका मेन जो आउटकम यही था कि पूरे देश का जो इकोनॉमी है इसको एक दूसरे से क्या करना, कनेक्ट करना और इंटरडिपेंडेंस बनाना। जैसे आज के समय में किसी भी देश में अगर कोई घटना होता है उसका प्रभाव हमारे देश में देखने को मिलता है, या किसी भी देश पे, जैसे अमेरिका में अगर फेडरल रेट्स अगर बढ़ा रहा है, अगर उसमें हाइक देखने को मिलता है तो उसका प्रभाव हमारे यहाँ इकोनॉमी पे पड़ता है। यही आपका ग्लोबलाइजेशन है। इट इन्वॉल्व्स क्रिएशंस ऑफ नेटवर्क एंड एक्टिविटीज ट्रांसेडिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। और एक तरह से एक ऐसा नेटवर्क है जो विश्व के अलग अलग जो जियोग्राफिकल जो बाउंड्रीज है उसको क्या करना, उसको ब्रेक करना और सबको एक साथ जोड़ना। ग्लोबलाइजेशन अटेम्प्ट्स टू एस्टेब्लिश लिंक्स in such a way that happenings in India can be influenced by the event happenings miles away। अभी हमने इसके बारे में बताया कि ग्लोबलाइजेशन क्या कोशिश करता है कि एक ऐसा लिंक एस्टेब्लिश करना कि इस तरह से कि कोई भी घटना, ठीक है, अगर इंडिया में अगर हो रहा है या किसी विश्व के दूसरे हिस्सा में जो हजारों माइल्स हमसे दूर है वहां पे हो रहा है, तो उसका प्रभाव हमारे यहाँ होगा। इट इज टर्निंग द वर्ल्ड इनटू द वन होल, क्रिएटिंग अ बॉर्डरलेस वर्ल्ड। और एक तरह से एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बना रहा है, मतलब कोई विश्व में जो अलग अलग देश हैं तो एक मतलब फिजिकल बॉर्डर तो है कहने का मतलब, लेकिन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जो मार्केट है सारे कंट्री का एक दूसरे से क्या रहेगा, इंटीग्रेटेड रहेगा। ठीक है, ये ग्लोबलाइजेशन हुआ। अब इसमें हम लोग देखेंगे इसका आउटसोर्सिंग क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का जो सबसे जो एक बेहतर जो आउटकम जो आया वो आउटसोर्सिंग आया। आउटसोर्सिंग का मतलब देखिए क्या होता है, जैसे आज के डेट में बहुत सारा जो एमएनसी जो कंपनी है, ठीक है, मान लीजिए कंपनी कहीं और का है लेकिन सर्विस जो है जो लोगों को दे रहा है वो किसी और कंट्री से दे रहा है। जैसे इसका सबसे बढ़िया जो एग्जांपल है, बीपीओ का नाम आपने सुना होगा, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जो कॉल सेंटर जो जॉब होता है, कॉल सेंटर जॉब में क्या होता है कि जैसे अमेरिका का कोई कंपनी है, सर्विस वो अमेरिका में दे रहा है, लेकिन वो कहाँ से, उसका जो काम है वो कहाँ से हो रहा है, तो इंडिया से हो रहा है। ठीक है, तो देखिए दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आउटकम्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है इसका सबसे बेहतरीन आउटकम्स आउटसोर्सिंग। इन आउटसोर्सिंग अ कंपनी हायर्स रेगुलर सर्विस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। मतलब जो कोई भी जो एक कंपनी जो होता है ये रेगुलर सर्विस को हायर करता है, कहाँ से, फ्रॉम द एक्सटर्नल कंट्री, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज विच वॉज प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली और फ्रॉम विद इन द कंट्री, लाइक लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्विस, एडवर्टीजमेंट, सिक्योरिटी इज प्रोवाइडेड बाय रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स ऑफ द कंपनी। मतलब जो भी जो सर्विस है वो अपने देश से नहीं दूसरे देश के लोगों से वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ये चीज बता रहा है कि जो रेगुलर सर्विस है वो कहाँ से हायर कर रहा है, तो फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। और एक्सटर्नल सोर्सेज मीन्स अनदर कंट्रीज। इसमें देखिए एज फ्रॉम द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आउटसोर्सिंग हैज इंटेंसिफाइड इन रिसेंट टाइम्स बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ मोस्ट फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। देखो आईटी जो टेलीकम्युनिकेशन जब आया, इंफॉर्मेशन एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसके कारण जो आउटसोर्सिंग है और इसमें काफ़ी तेजी देखने को मिला। अब इसके कारण क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण खास करके कि जो वॉइस बेस्ड जो बिजनेस
प्रोसेस है, पॉपुलरली नोन एज बीपीओ और कॉल सेंटर। रिकॉर्ड कीपिंग का जो काम है आपका, अकाउंटेंसी का काम है, बैंकिंग सर्विसेज हो गया, म्यूजिक रिकॉर्डिंग हो गया, फिल्म एडिटिंग, बुक ट्रांसक्रिप्शन, क्लिनिकल एडवाइस, टीचिंग, ये सारा चीज आज के समय में क्या हो रहा है, दीज आर आउटसोर्स्ड फ्रॉम द अनदर कंट्रीज। मतलब डेवलप्ड कंट्रीज का एक कंपनी है और वहां पे कोई सर्विस चाहिए तो कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, जहाँ पे चीप लेबर मिलेगा, जहाँ पे सस्ता लेबर मिलेगा, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां से प्रोवाइड किया जा रहा है। क्योंकि इंटरनेट वगैरह का समय आ गया है, तब कोई नेशनल बाउंड्री अब मायने नहीं रख रहा है। यही सब इसमें दिया गया है। अब आगे देखिए, मोस्ट मल्टीनेशनल कंपनीज एंड इवन स्मॉल कंपनीज आर आउटसोर्सिंग देयर सर्विस टू इंडिया। अभी क्या देखने को मिल रहा है कि बहुत सारा जो मल्टीनेशनल जो कंपनी है या छोटा मोटा भी जो कंपनी है, ये सब आज के डेट में जो आउटसोर्सिंग देयर सर्विसेज टू इंडिया, मतलब इंडिया से लोग सर्विस को आउटसोर्स कर रहे हैं, वेयर दे कैन अवेल एट अ चीपर कॉस्ट, जहाँ पे उनको लेबर क्या मिल रहा है, एक चीपर कॉस्ट पे लेबर मिल रहा है, विथ अ रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल एंड एक्यूरेसी। मतलब जिसमें एक्यूरेसी भी बहुत है, स्किल्ड भी है। अब जैसे वो किसी काम को कराने के लिए, जैसे मान लीजिए कोई एडवाइस देना है कंप्यूटर से रिलेटेड, या कोई बुक का ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, कोई ऑडियो या म्यूजिक एडिटिंग करवाना है, तब इंटरनेट हो गया है। तो इंटरनेट के माध्यम से अमेरिका का कोई कंपनी है, वो सारा अपना कहाँ भेज दिया, इंडिया के ऑफिस में। अब इंडिया के लोग यहाँ पे करके अब फिर से उसको वापस भेज दिया, तो बहुत सस्ता। अब अमेरिका में उसी काम को करने के लिए मान लीजिए 50,000 मांग रहा है, और भारत में उसी काम को 10,000 में लोग कर रहे हैं, और काफ़ी अच्छे तरीके से। तो क्यों एमएनसी वहाँ करवाएगा? अब इंटरनेट का दौर है, कम्युनिकेशन अच्छा हो गया है, तो अब वो किसी भी देश में करा सकता है जहाँ पे उसको सस्ता दाम पे लेबर मिलेगा। द लो वेज रेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन इंडिया हैव मेड इट अ डेस्टिनेशन फॉर ग्लोबल आउटसोर्सिंग इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड। और ये जो 1991 के बाद भारत एक अच्छा डेस्टिनेशन बन गया इन सारे सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ स्किल्ड पर्सन भी है, मैन पावर भी है स्किल्ड, और उनका वेज भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा लो वेज है। आई होप आपको ये आउटसोर्सिंग समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे WTO क्या है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का रोल देखेंगे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसका ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में, ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस में WTO का क्या रोल है। तो सबसे पहले हम लोग WTO के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये 1995 में आपका आया था। कैसे आया था? एज द सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। जो ये गैट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है, ये गैट जो है 1948 में बना था, 1948 में। 1948 में ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये बना था एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसी के जगह पे आपका 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, आपका WTO बना। गैट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1948 विद 23 कंट्रीज, कितने देश के साथ? 23 कंट्री के साथ, ठीक है। टू ऑल मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल कंट्रीज इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड ट्रेडिंग पर्पस। इसका पर्पस एक ही था कि भाई एक तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए, जो भी मेंबर जो कंट्री हैं उस सब में जो ट्रेड हो तो सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। मतलब ऐसा नहीं कि कोई पार्शियलिटी होती, इसको देख के ये गैट बनाया गया था। फिर देखिए WTO इज एक्सपेक्टेड टू एस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजिम। अब रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजिम का मतलब कि देखिए ट्रेड तो हो रहा था, तो कैसे बहुत सारा कंट्री अब इंटीग्रेट कैसे होगा, इसमें WTO का रोल देखिए क्या है। WTO इज एक्सपेक्टेड टू एस्टेब्लिश अ रूल बेस्ड ट्रेडिंग रेजिम। रूल बेस्ड मतलब WTO का अपना कुछ रूल रेगुलेशन होता है, और जो भी मेंबर कंट्री होते हैं उसको फॉलो करना होता है। नेशंस कैन नॉट प्लेस आर्बिट्ररी रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड, और इसमें बोला गया कि भाई ट्रेड के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जाएगा कंट्री के द्वारा। In addition, its purpose is to also enlarge production and trade of services to ensure optimum utilization of the world resources and to protect the environment। मतलब environment को protect करना है, और जो world का resources है उसका कैसे optimum utilization हो, ठीक है। इस तरह से सब purpose था। WTO agreements cover trade in goods and services। जो WTO अग्रीमेंट्स है ये किसको कवर करता है? ट्रेड इन गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज दोनों में।
टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल थ्रू रिमूवल ऑफ टैरिफ्स। जो टैरिफ्स जो बहुत सारे कंट्री के द्वारा लगाया गया था अपने मार्केट में, उन टैरिफ्स को समाप्त करना और जो भी मेंबर कंट्री हैं उनके बीच में ट्रेड को फैसिलिटेट करना ताकि आसानी से ट्रेड हो, एज वेल एज नॉन टैरिफ बैरियर्स एंड प्रोवाइडेड ग्रेटर मार्केट एक्सेस टू ऑल मेंबर कंट्रीज। मतलब जितने भी जो मेंबर कंट्री हैं उनको एक मार्केट प्रोवाइड करना। देखिए खास करके डेवलप्ड कंट्री के द्वारा ऑब्वियस सी बात है किया गया था, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री जितने हैं उन्हीं को, क्योंकि इंडस्ट्री उनके यहाँ ज़्यादा थे, अब उनको मार्केट चाहिए तो वो कैसे अब रूल करेंगे, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारे कंट्री इंडिपेंडेंट हो रहे थे। पहले कॉलोनियलिज्म था लेकिन अब ये न्यू कॉलोनियलिज्म का दौर आ गया था। मतलब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से डेवलप्ड कंट्री जो थे डेवलपिंग कंट्री पे रूल करना चाहते थे। अब देखिए आगे इसमें, एज एन इम्पॉर्टेंट मेंबर ऑफ WTO इंडिया हैज बीन द फोरफ्रंट ऑफ फ्रेमिंग फेयर ग्लोबल रूल्स। अब इंडिया एक मेंबर था भाई WTO का, अब इसके कारण इंडिया भी जो था जो रूल्स रेगुलेशन था उसको फॉलो किया, रेगुलेशंस एंड सेफगार्ड्स एंड एडवोकेटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड। और ये डेवलपिंग वर्ल्ड के इंटरेस्ट को भी सुरक्षित रखना चाहता था कि भाई जो डेवलप्ड कंट्री है उसका फायदा ना उठाए। इंडिया हैज केप्ट इट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड मेड इन द WTO। और इस तरह से इंडिया भी जो था लिबरलाइजेशन को फॉलो किया, मतलब जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस था अपने देश में उसको हटाया बाय रिमूविंग क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड रिड्यूसिंग द टैरिफ रेट्स। जो कोटा और टैरिफ जो लगाया गया था इंपोर्ट के ऊपर उसको क्या किया गया, इंडिया ने हटा दिया, ये WTO के अकॉर्डिंग, ठीक है। सम स्कॉलर्स क्वेश्चंस ऑफ द यूजफुलनेस ऑफ इंडिया बीइंग अ मेंबर। अब क्या होता है कि देखिए अब कुछ लोग जो हैं WTO का मेंबर होने से इंडिया को फायदा भी हुआ और कुछ नुकसान भी हुआ है। तो कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि हम लोग WTO का मेंबर बने हैं तो इससे इंडिया को फायदा भी हुआ है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स लोग भी हैं उनका मानना है कि नहीं, इंडिया को क्या हुआ, नुकसान हुआ है। तो सम स्कॉलर्स क्वेश्चन द यूजफुलनेस ऑफ इंडिया बीइंग अ मेंबर ऑफ WTO एज अ मेजर वॉल्यूम ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अकर्स अमॉन्ग द डेवलप्ड नेशन। उनका कहना है कि भाई ज़्यादातर जो ट्रेड है वो किसके बीच में होता है, डेवलप्ड नेशन के बीच में होता है। They also say that while developed countries file complaints over agricultural subsidies। अब देखिए होता क्या है कि बहुत सारे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या करते हैं कि अपने यहाँ किसानों को सब्सिडी देते हैं भरपूर, वहाँ के किसान भी अच्छे हैं, प्रोस्पेरस हैं, अच्छे रिच फार्मर्स हैं। अब डेवलपिंग कंट्री में क्या होता है कि यहाँ के जैसे हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो गरीब हैं, मार्जिनल फार्मर्स, पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स ज़्यादा हैं। अब उनको सब्सिडी चाहिए एग्रीकल्चर में, जिसका डेवलप्ड कंट्री के द्वारा विरोध किया जाता है कि भाई आप अपने यहाँ किसानों को सब्सिडी नहीं दीजिए, लेकिन ये सब्सिडी भारत सरकार देता है। अब इसके कारण क्या होता है कि जो मार्केट है यहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है और डेवलप्ड कंट्री के लिए मुश्किल हो जाता है, समझ में आ रहा है। क्योंकि देखिए सब्सिडी मिलता है तो इनपुट कॉस्ट कम लगता है, तो कम दाम पे भी जो सामान है वो बेचा जा सकता है। और अगर सब्सिडी हटा दिया जाएगा तो इनपुट कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा, और इनपुट कॉस्ट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन में हम लोग झेल नहीं सकते हैं। तो ये सब सारा चीज़ है। फिर देखिए अब इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग रिफॉर्म्स एंड असेसमेंट। अब देखिए अब ये सब हम लोगों ने देखा कि भाई क्या समस्या है, नहीं है। अब ओवर हम लोग ये जो रिफॉर्म्स के समय में इंडियन इकोनॉमी को हम लोग एक तरह से देखेंगे, ये रिफॉर्म्स के कारण इंडियन इकोनॉमी पे प्रभाव क्या पड़ा, इसके क्या बेनिफिट्स थे और इसके प्रोज एंड कॉन्स ओवरऑल देखेंगे, क्या फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ। द रिफॉर्म्स प्रोसेस हैज कंप्लीटेड 3 decades सिंस इट्स इंट्रोडक्शन। लेट अस नाउ लुक एट द परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब लगभग 30 साल आपका हो गया, 3 decade आपका बीत चुका है, ठीक है। जैसे 1991 में आपका रिफॉर्म्स आया था तो 90s हुआ, मतलब 2000 तक, फिर 2010 तक और फिर 2020 तक, तो लगभग 3 decade हो गया है। इस बीच में हमारा इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म किया है, तो इकोनॉमिक्स के आधार पे अगर हम लोग बात करें तो GDP के माध्यम से हम लोग ग्रोथ को मेजर करते हैं, ठीक है। इन इकोनॉमिक्स द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी इज मेजर्ड बाय द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जो GDP जो आपका है कि इसी के माध्यम से हम लोग किसी भी इकोनॉमी के ग्रोथ को मेजर करते हैं। अगर GDP बढ़ा है तो ग्रोथ हुआ है, GDP घटा है तो ग्रोथ नहीं हुआ है, तो क्या हुआ है नहीं हुआ है इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे।
देखिए द पोस्ट इंडिया 1991 इंडिया विटनेस्ड रैपिड ग्रोथ इन जीडीपी, लेकिन हमारे यहाँ जीडीपी में जब रिफॉर्म के बाद अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है जीडीपी में। जैसे देखिए द ग्रोथ ऑफ जीडीपी इंक्रीज्ड फ्रॉम 5.6% ड्यूरिंग 1991 टू 8.2%। मतलब देखिए पहले कितना था 5.6%, कब 1980 से लेके 91 तक, 1980 से 91 के बीच में देखा गया जीडीपी तो कितना था 5.6%, और 2007 से 12 क्या देखा गया 8.2%। मतलब 5.6% से हमारा जीडीपी कितना बढ़ा 8.2%। तो ऑब्वियस सी बात है जीडीपी बढ़ा है, तो जीडीपी बढ़ा है तो इट मीन्स ग्रोथ हुआ है। एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखने को मिला है। एग्रीकल्चर में ग्रोथ कैसे देखने को मिला, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा। जो देश पहले फूड ग्रेन्स के लिए दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट रहता था, हम लोग इंपोर्ट करते थे फूड ग्रेन्स, और वही कंट्री क्या होता है कि आपका एक तरह से क्या हुआ 1990 तक आपका सेल्फ सफिशिएंट बन जाता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। लेकिन पोस्ट रिफॉर्म्स जो पोस्ट 1991 है, इसमें क्या हुआ कि एग्रीकल्चर में कुछ डिक्लाइन देखने को मिलता है। जो एग्रीकल्चर, क्योंकि सरकार जो है वो इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करती है, सर्विस सेक्टर पे फोकस करती है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। While the industrial sector reported fluctuation, the growth of the service sector has gone up। मतलब जो तीन सेक्टर है हमारा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तो ये जो सर्विस सेक्टर है इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। जो सेकेंडरी है मैन्युफैक्चरिंग, ये फ्लक्चुएट करता है, और प्राइमरी जो सेक्टर है एग्रीकल्चरल सेक्टर, इसमें डिक्लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए During 2012-15, there has been a setback in the growth rates of the different sectors witnessed post 1991। 1991 के बाद अगर बात करें 2012-15 के बीच में हमारा इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा सेटबैक देखने को मिलता है, मतलब ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा कम होता है। वाइल एग्रीकल्चरल रिकॉर्डेड हाई ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2013-14 के बीच में जो एग्रीकल्चर है इसमें ग्रोथ देखने को मिलता है। विटनेस नेगेटिव ग्रोथ इन द सब्सिक्वेंट ईयर, लेकिन बाद में फिर नेगेटिव ग्रोथ। सर्विस सेक्टर कंटिन्यू टू विटनेस हाई लेवल ऑफ ग्रोथ। सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। मतलब जीडीपी में अगर ऐसे समझे कि अगर 100 रुपया अगर भारत अगर कमा रहा है तो उसमें 60 रुपया जो योगदान है किसका है, सर्विस सेक्टर का, उसमें भी आईटी सेक्टर का। इस तरह से इसमें काफ़ी ज़्यादा सर्विस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में देखिए 2000 ये जो 12-13 है इसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिलता है। तो ओपनिंग ऑफ द इकोनॉमी हैज लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। लेकिन अगर हम लोग फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें, तो इसमें बहुत तेजी देखने को मिलता है। और इतना तेजी देखने को मिलता है तो क्या आप देख सकते हैं कि इंक्लूडिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट FII हैज इंक्रीज्ड फ्रॉम about $100 million in 1991 to $30 billion in 2017-18। मतलब यहाँ पे कितना है आपका, आप देखिए कितना $100 मिलियन है, और इससे बढ़ के हमारा यहाँ पे कितना है $30 बिलियन। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ग्रोथ, यहाँ पे मिलियन में है $100 मिलियन और यहाँ पे $30 बिलियन है आपका। तो काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी बढ़ा है। अगर इसमें बात करें तो हमारे यहाँ 1991 में मात्र 6 बिलियन था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, मात्र कितना था 6 बिलियन डॉलर, और अभी आप देख सकते हैं ये 700 बिलियन डॉलर के पार चला गया है। तो आप देखिए 6 बिलियन और 700 बिलियन डॉलर, कितना ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। फिर देखिए यहाँ पे देयर हैज बीन इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसका हम अभी चर्चा कर रहे थे कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है ये काफ़ी देखने को मिला है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना 1991 से 90 से लेकर 91 के बीच में मात्र कितना था $6 बिलियन, और अभी देखिए कितना है ये $413 बिलियन। ये 2018-19 का है। अगर बात करें अभी 2024 का तो 700 बिलियन के पार हो चुका है, और उस समय मात्र कितना था 1990 में 6 बिलियन था। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसी का तो संकट था, BOP जो क्राइसिस था, तो BOP क्राइसिस में क्या था, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ही नहीं था। आप देख पा रहे मात्र कितना 6 बिलियन।
समझ रहे हैं। और अभी कितना हो गया है, 700 बिलियन। Since 1991, India is seen as successful exporter of auto parts. ऑटो पार्ट्स जो व्हीकल्स है इसमें भी हमने काफी ग्रोथ देखा है। फार्मास्यूटिकल गुड्स हो गया आपका, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, आईटी सॉफ्टवेयर में तो काफी ज्यादा हमने प्रोग्रेस किया है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये सब के कारण हमने इस सब क्षेत्र में हमने काफी ज्यादा ग्रोथ भारत को देखने को मिला है। और इन्फ्लेशन को भी हमने अपने कंट्रोल में रखा है, इन्फ्लेशन भी प्राइस राइज उतना ज्यादा नहीं हुआ है। ऑन दी अदर हैंड रिफॉर्म प्रोसेस हैव बीन वाइडली क्रिटिसाइज, लेकिन कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं। जैसे देखिए ग्रोथ तो हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखते हैं तो भारत में एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट है, फिजिकल मैनेजमेंट के क्षेत्र में अभी भी काफी ज्यादा समस्या है। आप देखते हैं जीडीपी बढ़ रहा है, ओवरऑल ग्रोथ हो रहा है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट अभी बहुत बड़ा समस्या है, बेरोजगार बहुत ज्यादा लोग हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हुआ। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो इरिगेशन जो फैसिलिटीज है, जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए एग्रीकल्चर में, वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है। इसमें देखिए ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट में अगर बात करें, जो जीडीपी ग्रोथ रेट हैज इंक्रीज्ड इन द रिफॉर्म पीरियड, रिफॉर्म पीरियड में जो जीडीपी है वो ग्रोथ हुआ है, ठीक है, लेकिन द रिफॉर्म लेड ग्रोथ हैज नॉट जनरेटेड सफिशियंट एम्प्लॉयमेंट। लेकिन जो ग्रोथ हुआ है, जो जीडीपी तो बढ़ रहा है, नो डाउट ग्रोथ हो रहा है, लेकिन ये उतना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। मतलब हमारा इकोनॉमी ऐसा है कि ग्रोथ हो रहा है लेकिन रोजगार क्रिएट नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रहा है। वी विल स्टडी लिंक बिटवीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ इन द नेक्स्ट यूनिट। अगले चैप्टर में हम लोग ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट के बारे में जो लिंक है इसको चर्चा करेंगे। अब रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर देखिए, एग्रीकल्चर में नो डाउट आपका जब 1950 से लेकर 1990 तक का जो दौर था, एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन, इस सब के बारे में हमने पढ़ा था। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ है ये काफ़ी ज़्यादा डी एक्सेलरेटिंग रहा है, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ धीरे धीरे कम हो रहा है। 1991 पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली इन इंफ्रास्ट्रक्चर विच इंक्लूड्स इरिगेशन, पावर, रोड्स, मार्केट लिंकेज, रिसर्च एंड एक्सटेंशंस, ये सब क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फॉल हुआ है। मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वो इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में पोस्ट रिफॉर्म नहीं हुआ है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एग्रीकल्चर में डिक्लाइन हुआ है आपका। फिर अगर बात करें, अब इसका मेन कारण और क्या रहा है कि जो सब्सिडी जो दिया जाता था इसको भी हटाया गया। फर्दर द पार्शियल रिमूवल ऑफ फर्टिलाइजर सब्सिडी, जो किसानों को जो सब्सिडी जो फर्टिलाइजर्स दिया जाता था इसमें कमी देखने को मिला है, जिसके कारण जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं इनको परेशानी हुआ। कैसे, जब सब्सिडी हटाया गया तो हम अभी चर्चा कर रहे थे, इनपुट कॉस्ट बढ़ा, और इनपुट कॉस्ट बढ़ा लेकिन उस तरह से जो था उनका प्रॉफिट नहीं बढ़ा। क्यों नहीं, क्योंकि हम लोगों ने इंपोर्ट, एग्रीकल्चरल गुड्स का जो इंपोर्ट है उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस था, जो टैक्स जो था उसको कम कर दिया। अब कम करने के कारण क्या हुआ कि बाहर से इंपोर्ट होने लगा एग्रीकल्चरल गुड्स। अब उसके सामने जो हमारे जो मार्जिनल फार्मर्स थे, जो पुअर फार्मर्स थे, वो नहीं टिक पाए, क्योंकि इनपुट कॉस्ट हमारे यहाँ क्या था, ज़्यादा था। जैसा कि देखिए, द सेक्टर हैज बीन एक्सपीरियंसिंग अ नंबर ऑफ पॉलिसी चेंजेज सच एज रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, लो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो एमएसपी जो दिया जाता है ये भी काफी ज्यादा कम है, लिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। दे हैव एडवर्सली अफेक्टेड इंडियन फार्मर्स एज दे नाउ हैव टू फेस इंक्रीज्ड इंटरनेशनल कंपटीशन, क्योंकि अब इंटरनेशनल कंपटीशन क्या हो गया है, काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह को कम कर दिया गया, क्वांटिटेटिव जो रिस्ट्रिक्शंस था उसको कम कर दिया गया। समझ में आ रहा है। तो ये सब के कारण जो हमारे यहाँ जो गरीब किसान थे काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मोर ओवर बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसी स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर देयर हैज बीन अ शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ द, अब देखिए इसमें सबसे मेन जो क्या देखने को मिला है कि हमारे यहाँ पहले फूड ग्रेन्स का ज़्यादा प्रोडक्शन होता था, लेकिन अब एक शिफ्ट देखने को मिला है प्रोडक्शन, वह शिफ्ट फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ द डोमेस्टिक मार्केट टुवर्ड्स प्रोडक्शन फॉर द एक्सपोर्ट मार्केट, फोकसिंग ऑन कैश क्रॉप्स इन ल्यू ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। अब फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं लोग, अब किसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, कैश क्रॉप्स का। तो जिसके कारण जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो पुअर पीपल्स, वो ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट वगैरह
हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। अब एक्सपोर्ट करने के लिए तो कैश क्रॉप्स का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं किसान, ताकि उनको प्रॉफिट ज़्यादा हो। दिस पुट प्रेशर्स ऑन द प्राइसेज ऑफ फूड ग्रेन्स। अब इसके कारण फूड ग्रेन्स का प्राइसेज क्या हुआ है, बढ़ गया है। तो ये सब के कारण जो मार्जिनल फार्मर्स हैं वो प्रभावित हुए हैं। अब रिफॉर्म्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर में अगर रिफॉर्म देखा जाए तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज़ रिकॉर्डेड अ स्लो डाउन, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन देखने को मिला। दिस इज बिकॉज ऑफ डिक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यू टू वेरियस रीजन सच एज चीपर इम्पोर्ट्स। अब देखिए जो हम लोग शुरुआत में क्या किए थे कि अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाने के लिए इम्पोर्ट पे कुछ टैरिफ्स लगाया था, हमने क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाया था। अब ये सबको हटा दिया गया। अब हटाने के कारण क्या हुआ कि इम्पोर्ट अब सस्ता हो गया, समझ गए। इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज, और इंफ्रास्ट्रक्चर में उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं। अब जिसके कारण क्या था कि जो डेवलप्ड जो कंट्री था वहाँ से सामान आने लगा और हमारे यहाँ सस्ते दामों पे बिकने लगा, जिसके कारण जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर थे वो कंपटीशन को झेल नहीं पाए, ठीक है, और उनका क्वालिटी भी बेहतर होता था। चीपर इंपोर्ट्स हैव दस रिप्लेस्ड द डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड्स, और जो चीपर इंपोर्ट्स होने के कारण जो डोमेस्टिक गुड्स का डिमांड था ये क्या हो गया, कम हो गया। ठीक उसी तरह से याद कीजिए जब कॉलोनियलिज्म जब था तो इंग्लैंड से फिनिश्ड गुड्स इंपोर्ट हो रहा था भारत में, और भारत का जो डोमेस्टिक मार्केट था, डोमेस्टिक इंडस्ट्री था, वो बंद हो रहा था, क्योंकि उनके सामने इनका सामान क्या रहता था, हमारे देश का सामान महंगा रहता था, और जो इंग्लैंड से जो सामान जो आता था वो सस्ता दाम पे बिकता था। तो लोग किसको प्रेफर करेगा, यही चीज यहाँ पे हुआ। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आर फेसिंग कंपटीशन फ्रॉम इंपोर्ट। इंपोर्ट के कारण जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स थे इनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ा, ठीक है। द इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इंक्लूडिंग पावर सप्लाई हैव रिमेन्ड इनएडिक्वेट ड्यू टू लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के कारण जो पावर सप्लाई था, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए था हमारे यहाँ इंडस्ट्री को, वो नहीं मिल पाया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन इज दस ऑफन सीन एज क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज from foreign countries that adversely affect the local industry and employment opportunity in developing country। अब यही ग्लोबलाइजेशन के कारण क्या होता है कि जब फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ, बहुत जो एमएनसी जो थे डेवलप्ड कंट्रीज के, उन्होंने आके इन्वेस्टमेंट किया। अब उसके सामने जो हमारे जो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर थे वो नहीं टिक पाए। जैसा आप मोबाइल का एग्जाम्पल लीजिए, बहुत सारे चाइनीज मोबाइल फोन्स की कंपनी आई भारत में, तो जो इंडियन कंपनी राइज ही नहीं कर पाया उनके सामने, क्योंकि वो लोग टिक नहीं पाया, ना टेक्नोलॉजी था ना पैसा था। तो इस तरह से मोर ओवर अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया स्टिल डज नॉट हैव द एक्सेस टू डेवलप्ड कंट्रीज मार्केट। और इस तरह से देखिए डेवलप्ड कंट्री को तो मार्केट मिल गया हमारे यहाँ डेवलपिंग कंट्री में, लेकिन हमारे यहाँ के जो बिजनेसमैन थे, जो इंडस्ट्री थे, वो लोगों को डेवलप्ड कंट्रीज के मार्केट को एक्सेस नहीं मिल पाया। आप सोचिए ना, जो अमेरिका का कंपनी है, इंग्लैंड का, यूरोपियन कंट्री का जो कंपनी है, उसका सामान वो लोग आसानी से आकर भारत में अपना डोमिनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ का अगर कोई कंपनी है वो बाहर में जाकर डोमिनेट नहीं कर सकता उनके मार्केट को। फॉर एग्जाम्पल ऑल कोटा रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सपोर्ट्स ऑफ टेक्सटाइल क्लॉथिंग हैव बीन रिमूव्ड इन इंडिया। यूएसए हैज नॉट रिमूव्ड देयर कोटा रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया एंड चाइना। भारत जो था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे, क्लॉथिंग पे अपने कोटा जो रिस्ट्रिक्शंस था उसको हटा दिया, लेकिन अमेरिका जो है अभी भी कोटा रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव नहीं किया है। समझ गए कि जो इंडिया से टेक्सटाइल का जो इंपोर्ट होता था, तो ये सब के कारण काफ़ी ज़्यादा फेस करना पड़ा। डिसइन्वेस्टमेंट जो हम बताए थे, डिसइन्वेस्टमेंट में क्या था कि गवर्नमेंट जो था वो अपने पीएसयू का जो इक्विटी है उसको सेल कर रहा है। तब सेल तो कर रहा है कि ताकि पीएसयू का परफॉर्मेंस बेहतर हो, लेकिन इसका अपोजिट, एवरी ईयर द गवर्नमेंट फिक्सेज अ टारगेट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएससी। हर साल जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है इसके डिसइन्वेस्टमेंट का एक टारगेट फिक्स करता है सरकार। फॉर इंस्टेंस इन 1991-92 इट वाज टारगेटेड टू मोबिलाइज Rs 2500 करोड़ थ्रू इन डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब सरकार 1991-92 में डिसइन्वेस्टमेंट से, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के शेयर को बेचकर 2500 करोड़ जमा करना चाहता था, ठीक है। द गवर्नमेंट वाज एबल टू मोबिलाइज 3040 करोड़ मोर देन द टारगेट। इन 2017-18 द टारगेट वाज अबाउट 1,57,000 करोड़। समझ गए, मतलब 1 लाख करोड़ का टारगेट था
और इसको अचीव कितना किया गया, 1,57,000 करोड़। ये सब डिसइन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के शेयर को बेचकर। अब देखिए, क्रिटिक्स पॉइंट दैट द एसेट ऑफ पीएसयू हैव बीन अंडर वैल्यूड। अब कुछ जो क्रिटिक्स हैं, जो उनका मानना है कि भाई सरकार जो है पीएसयू को अंडर वैल्यूड करके बेच देता है प्राइवेट हाथों में, मतलब करप्शन को वहां पे दिखाया जा रहा है कि मतलब जितना वैल्यू लगाया जाना चाहिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज का उतना वैल्यू नहीं मिल पाता है, उनको क्या किया जाता है, दे आर अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड टू द प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेच दिया जाता है। दिस मीन्स दैट देयर हैज बीन अ सब्सटैंशियल लॉस टू द गवर्नमेंट एंड द आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक एसेट्स। और इस तरह से सरकार को बहुत लॉस होता है, क्योंकि सरकार जो पीएसयू के शेयर्स को कम दामों पे प्राइवेट हाथों से बेच देती है। Moreover, the proceeds from disinvestments are used to offset shortage of गवर्नमेंट रेवेन्यू। हालांकि सरकार ये क्यों करता है, क्योंकि सरकार के पास रेवेन्यू का कमी रहता है, तो उसको पूरा करने के लिए वो क्या करता है कि पैसा का कमी है तो जो सरकारी जो संपत्ति है उसको बेच देता है ताकि उसे पैसा आए। द डेवलपमेंट ऑफ पीएसयू एंड बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द कंट्री, जबकि उसे क्या करना चाहिए था कि जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है पीएसयू का उसको बिल्ड करना, लेकिन नहीं कर पाता है। तो डू यू थिंक selling a part of the properties of the government companies is best way to improve their efficiency? क्या आपको लगता है इस तरह से पीएससी जो है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज उनके शेयर को बेचकर क्या उनके एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है, क्या हमारा इकोनॉमी डेवलप कर सकता है? फिर देखें रिफॉर्म्स एंड फिजिकल पॉलिसी में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव प्लेस्ड लिमिट्स ऑन द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर स्पेशली इन सोशल सेक्टर। अब इसके कारण क्या होता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण जो हमारा सोशल जो सेक्टर्स जो था, सोशल वेलफेयर जो सोसाइटी के ऊपर जो सरकार खर्च करती थी उसमें भी कमी देखने को मिला है। द टैक्स रिडक्शंस इन द रिफॉर्म पीरियड एम्ड एट यील्डिंग लार्जर रेवेन्यू and curb tax evasion have not resulted in increase in tax revenue for the government। सरकार जो हम लोग टैक्स रिफॉर्म में पढ़े थे कि टैक्स रिफॉर्म क्यों किया था सरकार, टैक्स इवेजन को रोकने के लिए, टैक्स के चोरी को रोकने के लिए, और ताकि ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, टैक्स चोरी भी नहीं रुका और जितना ज्यादा जो टैक्स कलेक्ट करना चाहता था सरकार उतना ज्यादा टैक्स रेवेन्यू सरकार के पास नहीं आया। और जब सरकार के पास पैसा ही नहीं रहेगा तो सोशल सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट कैसे करेगा, तो ये भी आपको देखने को मिला। एज द रिफॉर्म पॉलिसीज इन्वॉल्विंग टैरिफ रिडक्शन हैव कर्टेल्ड द स्कोप फॉर रेजिंग रेवेन्यू थ्रू कस्टम ड्यूटीज। अब इस तरह से जो कस्टम ड्यूटीज जो था, क्योंकि इंपोर्ट जो टैरिफ्स वगैरह था उसको रिड्यूस किया गया, तो कस्टम ड्यूटीज आपका कम गया, तो सरकार के पास इससे भी क्या हुआ, रेवेन्यू कम आने लगा। रेवेन्यू आने के कारण जो वेलफेयर जो एक्सपेंडिचर था सरकार का, जो समाज के ऊपर जो खर्च करती थी सरकार, उसमें कमी देखने को मिला है। आई होप आपको समझ में आया। ओवरऑल कंक्लूजन यही देखा जाए, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन थ्रू लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज हैव प्रोड्यूस्ड पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिजल्ट्स बोथ फॉर इंडिया एंड अदर कंट्रीज। हालांकि ये जो भी जो एलपीजी जो था, जो पॉलिसी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका दोनों इम्पैक्ट भारत पे देखने को मिला, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी और निगेटिव इम्पैक्ट भी। सम स्कॉलर्स आर्ग्यू दैट ग्लोबलाइजेशन शुड हैव बीन सीन एज एन अपॉर्चुनिटी in terms of greater access to global markets, high technology, increased possibility of large industries of the। हालांकि देखिए कुछ लोगों का कहना है, आर्ग्यू करते कि नहीं भाई ग्लोबलाइजेशन के कारण हमारे यहाँ इकोनॉमी बेहतर हुआ है, इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी आया, बाहर के देशों से पैसा आया, इस तरह से हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, बड़े बड़े कंपनी हमारे यहाँ है। लेकिन कुछ लोग का मानना है on the contrary, the critics argue that globalization is a strategy of the developed countries to expand their markets। जो इसका हम अभी चर्चा कर रहे थे कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद कॉलोनियलिज्म जो था समाप्त हो रहा था, अब जो डेवलप्ड कंट्री थे वो सोच रहे थे कि अब दूसरा तरीका से हम डेवलपिंग कंट्री के मार्केट को कंट्रोल करें। तो वही बता रहे, द क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट ग्लोबलाइजेशन इज अ स्ट्रेटजी, ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा स्ट्रेटजी था जिसका ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज टू एक्सपेंड देयर मार्केट इन अदर कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू देम इट हैज कॉम्प्रोमाइज्ड द वेलफेयर एंड आइडेंटिटी ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर कंट्रीज। अब इसके कारण क्या होता है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां के लोगों का जो इंटरेस्ट है उसको क्या किया गया, अंडरमाइन किया गया,
ठीक है, इट हैज फर्दर बीन पॉइंटेड आउट द मार्केट ड्रिवन ग्लोबलाइजेशन हैज वाइडेंड द इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज अमॉन्ग नेशन एंड पीपल। और इस तरह से ग्लोबलाइजेशन के कारण इनइक्वलिटीज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, नेशन में भी और सोसाइटी में भी। जैसे कुछ देश जो है बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, कुछ देश अभी भी पुअर कंट्री के लिस्ट में आते हैं, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। Viewed that Indian context, some studies have stated that crisis that erupted in the early 90s was basically an outcome of the deep-rooted inequalities। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि पोस्ट रिफॉर्म्स के बाद, पोस्ट रिफॉर्म मतलब रिफॉर्म जो क्राइसिस आया 1991 में, उसका मेन कारण क्या था? इनइक्वलिटीज, जो हमारे इंडियन सोसाइटी में जड़ में समाये हुए था। ठीक है, इसके कारण भी। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि पोस्ट रिफॉर्म्स में क्या हुआ कि जो सुधार लाया गया उसका उतना ज़्यादा फायदा नहीं देखने को मिला। क्यों? क्योंकि इनइक्वलिटीज बहुत ज़्यादा था समाज में, और पोस्ट रिफॉर्म के बाद और जो अमीर थे और अमीर हो गए, और गरीब जो थे और गरीब हो गए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो था, देखिए यहाँ पे बता रहा है कि सबसे ज़्यादा कुछ सेलेक्टेड एरियाज में ही डेवलपमेंट देखने को मिला था, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट, ठीक है, ट्रेवल एंड हॉस्पिटलिटी सर्विसेज, रियल एस्टेट, ठीक है, ट्रेड, रेदर देन वाइटल सेक्टर सच एज एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में उतना ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला, क्योंकि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री ही लोगों को रोजगार देता है, लोगों को इनकम को बढ़ाएगा। तो इसके अलावा और भी सेक्टर में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, समझ रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट ही भारत पे पड़ा, लेकिन कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि हमारा जो इकोनॉमी है ग्लोबल इकोनॉमी से इंटरेक्ट हुआ, हमारा इकोनॉमी एक्सपेंड हुआ। ठीक है, हमारे मार्केट में अब कंज्यूमर के सामने वाइडर नंबर ऑफ चॉइस है। पहले आप देखते होंगे कार का कंपनी एक एम्बेसडर कार केवल रहता था, आज नंबर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी है जो व्हीकल्स बना रही है। हमारे पास जो चॉइस है अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ओवरऑल फाइनली ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। थैंक यू। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के साथ आपके सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।